एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, जहां पर आज एक तरफा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। 21,300 को टेस्ट करता हुआ अब आपको दिखाई देगा निफ्टी बैंक देखते ही देखते 950 पॉइंट नीचे ही। ध्यान रहे आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी भी है और मिड कैप्स जो फ्रंट रनर थे तेजी के, वहां पर हमने देखा है तेजी का ब्रेक लगा है। इनफैक्ट वहां पर 1200 पॉइंट साफ हो चुके हैं। मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ वीरू शो में रहेंगे और अनुज भी हमारा साथ दे रहे हैं। अनुज, बेहद खराब स्थिति मार्केट्स की। बिल्कुल हर्षिता, और देखिए एक चीज है कि जो मैं कह रहा था जब अयोध्या जाने से पहले कि मार्केट में इस समय थोड़ा संभल कर चलें और एक हर रैली में बेचने की कोशिश करें, और एक ये वाली करेक्शन मुझे थोड़ी डीपर लग रही है। और आज तो मार्केट में सब क्यूज पॉजिटिव थे, उसके बाद भी मार्केट जिस तरीके से गिरा है वो क्लियरली आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। और आई थिंक उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आपने हेडलाइन में पढ़ा, रेलवे स्टॉक्स में जिस तरीके से गिरावट आई। देखिए क्या होता है, जब तेजी आ रही होती है तो इन सब चीजों में हमको लगता है कि बस मार्केट वन वे ही जाएंगे, लेकिन आपको निकलना तेजी में ही होता है, क्योंकि गिरावट शुरू होने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें से। तो इसके लिए एक जो हमारी थीम थी कि प्रॉफिट का लास्ट का 5-10% किसी और के लिए छोड़ दीजिए और अपनी कैपिटल का 10-12% मत उड़ने दीजिए। और अब तो मेरा व्यू बहुत क्लियर है, अगर वो 21,285 टूटा जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, तो हम वो हमारे 21,000 और जो 20,500 के टारगेट में लेके चल रहा था निफ्टी के लिए, जहां पर मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। लेकिन उस बीच में उससे पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, और खास तौर से मिड कैप से मुझे लग रहा है कि खासी करेक्शन की जरूरत है। आज देखिए किस तरीके से बैंक्स गिर रहे हैं। एक और चीज क्लियरली निकल कर आ रही है वीरू हर्षिता, की मार्केट में अभी थोड़ा सा करेक्शन बैंकिंग स्टॉक्स में बाकी है। आज सुबह रामदेव जी भी यही कह रहे थे कि बैंकों में करेक्शन है काफी, वो निम कंप्रेशन को लेकर। वो व्यू अभी तक मुझे लग रहा है कि इंटैक्ट है वीरू। अनुज, लेकिन ये एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बीच में जो डिलेमा था, उसको कैसे देखेंगे आप? अब फाइनली जो है वो पारी जो है, या फिर जो कहते हैं गेन जो है, इसका मतलब फाइनली एचडीएफसी बैंक के हक में गिर रही है। फाइनल आउटकम तो यही है जिस प्रकार से बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट रिट्रेस हुआ है। नहीं वीरू, बिल्कुल बहुत क्लियर है कि आई थिंक जो एक एचडीएफसी बैंक के बाद एक मैक्रो कॉल लिया गया था कि शायद सारे के सारे बैंक खराब होंगे। उतने खराब नंबर्स इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक के नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इंडसइंड बैंक खुद कितना गिरा था। और इवन आज भी इंडसइंड बैंक काफी नीचे है, और आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी सेलिंग प्रेशर है। आई थिंक आज जो एक कॉन्वर्सेशन निकल कर आई रामदेव जी के साथ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने बोली थी कि ये क्वार्टर स्पेसिफिक इशू नहीं लग रहा है। भले एचडीएफसी बैंक के साथ आप कह सकते हैं कि मर्जर स्पेसिफिक इशू हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बैंकिंग यूनिवर्स में आ गई है डिपॉजिट्स को लेकर, कि लोग डिपॉजिट्स उस लेवल पे करा ही नहीं रहे हैं। देखिए एक आम जनता ने बैंकों में पैसा रखना थोड़ा कम कर दिया है और बाकी एवेन्यूज में लगाना शुरू कर दिया है उसको, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। खैर मेरे ख्याल से वीरू, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक काफी समय तक अंडर परफॉर्म करेगा आईसीआईसीआई बैंक को। रिलेटिवली आईसीआईसीआई बैंक बेटर प्लेस्ड है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी अगर आप देखें तो एक साल में स्टॉक गिरा भले ही ना हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चला भी नहीं। एचडीएफसी बैंक तो खैर काफी गिरा है एक साल में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको आउट परफॉर्मेंस दी है पिछले एक साल में। एक साल का चार्ट उठा के देखा आईसीआईसीआई बैंक का, तो मोर और लेस बहुत ज्यादा उसने आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ खास यहाँ पर है नहीं, लेकिन हाँ, अगर बैंकिंग में लार्ज फंड्स अगर बाय करेंगे तो डेफिनेटली प्रेफर करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को तो अभी आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। मेरा व्यू ये है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज वैसे ही तोड़ चुका है कि 52 वीक लो, आई थिंक आज शायद 52 वीक लो के काफी करीब होगा एचडीएफसी बैंक। मेरे ख्याल से 52 वीक लो तो शायद ये हिट करेगा ही, और उसके बाद शायद एक टाइम वाइज करेक्शन भी आए। 6 महीने तक शायद स्टॉक कहीं जाए नहीं उसके बाद भी, और उसके बाद जब आगे के क्वार्टर के नंबर्स आए उसके बाद शायद उस पर एक फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन इस समय ना वीरू, मेरी ज्यादा वरी बन रही है मिड कैप्स को लेकर। मैं बार बार एक चीज की वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी के लिए लिक्विडिटी के सपोर्ट पर आप कुछ भी कह लें, लेकिन मिड कैप्स में एक अच्छी खासी करेक्शन की जरूरत है। और देखिए आज बताइए, आज जिस तरीके से धुलाई हुई है मिड कैप्स की, अगर ऐसे 3-4 दिन दिख जाएंगे ना आपको, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दिक्कत तो है, आज अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। शुक्रिया अनुज। आप देख रहे हैं अनुज गाड़ी में है, तो आई गेस ये एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और फिर कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। होपफुली इतनी खराब क्लोजिंग ना हो जितना इस समय स्क्रीन दिखा रहा है। लेकिन हाँ, अनुज मेंशन कर रहे थे एचडीएफसी बैंक, और आज इनफैक्ट 1425 का 52 वीक लो इसने छुआ
उसके बाद इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो 2.5% नीचे है 1439 पर, लेकिन एक बार टेस्ट हो चुका है। अब बस इंतजार उसी बात का रहेगा कि वो उस लेवल के नीचे क्लोज हो और फिर एक और बड़ा स्लाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड वो बैंक्स में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। बीरू, कुछ लेवल्स निकाले हैं क्या आज के लिए खास, स्पेशली कंसिडरिंग आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी भी है? हर्षदा देखिए, सुबह मेरा व्यू यही था कि अगर 723 नहीं टिकेगा और जो नहीं टिका, एक रिवर्सल तो आएगा और एक कोलैप्स आएगा, बट 21,500 के टूटने का मेरे को आई थिंक भरोसा नहीं था। ये अगेंस्ट आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 21,500 पे एक कन्विक्शन सा बन रहा था आईसीआईसी को देखने के बाद, स्पेशली सुबह निफ्टी आईटी को देखने के बाद एक कन्विक्शन सा बन रहा था कि 21,500 पे जो मंथली और जो वीकली पुट राइटर्स बैठे हैं वो इस जोन को सरेंडर नहीं होने देंगे। तो मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 21,723 पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं था उस कोलैप्स के बाद। मॉर्निंग कमेंट्री में यही था, बट ये 21,500 टूटना ये मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है हर्षदा। मैं हमेशा ऑप्शन राइटर्स के जो जोन्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए हर्षदा, अब 21,500 के साथ साथ यानी पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के साथ साथ आपका 20 डेमा सेकेंड डे यानी 18 जनवरी के बाद ये दूसरा सेशन है जब 20 डेमा के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। हर्षदा, टेक्निकली अगर आप सेकेंड और थर्ड टाइम फ्लो करते हैं बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी खुल गई और वो आती है करीब करीब 21,080। तो अगर मैं स्क्रीन का मैसेज रीड करूं तो एक मतलब 21,500 के टूटने के बाद 21,080 बहुत पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। सेकेंड इंस्टेंस में 20 डेमा टूटा है और अगर मैं ट्रेडर होता तो शायद मैं भी एक सेल ऑन राइज करता। अब यहाँ से कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ आई थिंक 21,610, इसको हटा दीजिए डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन से। रही बात बैंक निफ्टी की हर्षदा, बैंक निफ्टी का हाल थोड़ा बुरा है और मैं बताऊं आपको क्यों। जिस दिन एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद हमने रिएक्शन दिया था उस दिन में हमने सुबह डिस्कस किया था कि 5 दिसंबर को एक गैप परसिस्ट कर रहा था और उस गैप का हायर एज था 45,485 और वहीं पे मोर और लेस आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था। आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक के प्रेशर के बीच में 100 डे मार्क टूट गया और उस गैप का जो हायर एज था वो भी टूट गया। हर्षदा, अब बैंक निफ्टी में बहुत चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि 44,600, 44,700 की ट्रैजेक्टरी वो क्या है, वो आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो क्या है, वो आपका 30 नवंबर का यानी उस गैप का लोअर एज है। तो हर्षदा, ये जो सेकेंड हाफ का डैमेज हुआ ना, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। ऑप्शन बेस आज वीकली और मंथली निफ्टी पे दोनों टूटे हैं। हर्षदा, जो लेवल्स मैंने बात कही 21,080 अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 44,600 लुक्स पॉसिबल। हर्षदा, 21,080 और निफ्टी बैंक के लिए भी स्तर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है और ऐसे में ट्रेंड आपको साफ दिखाई देगा। हरे के बजाय आज लाल में है। शुरुआत भले ही बहुत तगड़ी तेजी के साथ हुई हो, लेकिन गेंस को हम होल्ड नहीं कर पाए हैं। इंडसइंड बैंक 5.5% का नॉक लेता हुआ ये काउंटर। बैंक की हम वैसे भी बात कर रहे थे, एचडीएफसी एक और पेन पॉइंट रहा है। कोल इंडिया में 4% की गिरावट। एचयूएल, ब्रिटानिया ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। जी एंटरटेनमेंट, आज का बड़ा एक्सीडेंट जो कल से ही आपको जानकारी हम दे रहे थे कि दरअसल सोनी जी के बीच जो रिश्ता बनना था वो टूट गया है। 30% का नुकसान वहां पर लोअर सर्किट पर आया। ये काउंटर बार बार जब भी लोअर सर्किट खुला है वो नीचे की तरफ फिसला है। एसबीआई लाइफ में नुकसान। ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स बेहद खराब थे, उसके बाद प्रेशर देखने को मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मार्जिन एक्सपेंशन जरूर हो रहा हो, लेकिन बाकी पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे हैं उसके साथ। आज का जो सेविंग ग्रेस है वो लार्जली है फार्मा कंपनियां और खासतौर से सिप्ला। 7.5% की तेजी वापस लौट कर आई है इसमें। बीच में इंट्राडे में ऊपरी लेवल से हल्का हुआ था ये काउंटर। सन फार्मा 3.5% के गेंस। हीरो मोटो कॉर्प 3.5% ऊपर और भारतीय एयरटेल में 3% तक की तेजी बन रही है। परसिस्टेंट, पेट्रोनेट, जाइडस लाइफ और लुपिन ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर गेंस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट सुबह से ही आईटी कंपनियों का साथ था। हम एक सुर में टीसीएस, इन्फोसिस, सारे स्टॉक्स की भी बात कर रहे थे। अभी भी आप देखिएगा तो निफ्टी आईटी बाय विस्कर पॉजिटिव में है। ये डे हाई से काफी हल्का हुआ है, तो इतनी तेजी नहीं बची है जितनी सुबह में देखने को मिली थी। अब इस तरह के मार्केट में क्या अप्रोच होनी चाहिए, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी फंडामेंटली बताएंगे।
टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, अमित सेठ, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और श्रीकांत चौहान हैं। 2:20 पर मार्केट को किस बात का बड़ा डर है, रामदेव अग्रवाल से जो एक्सक्लूसिव बातचीत अनुज ने की उसका एक अंश आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब टूरिज्म की ग्रोथ की स्थिति कितनी और मजबूत होती दिखाई देगी, उस पर यात्रा.com के CEO हमारे साथ ध्रुव श्रृंगी जुड़ेंगे। 2:40 पर कल आने वाले नतीजों में ऑटो कंपनियों पर नजरें रहेंगी। बजाज ऑटो TVS क्या पेश करेगा, ये दीपाली से समझेंगे। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा क्या लेकर आएगा, ये सुमित आपको बताएंगे। 2:50 पर हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं। 3 बजे ऑफकोर्स डीलिंग रूम का जायजा यतन के साथ, फिर BTST या STBT और ऑफकोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे भी। ये सब होगा आपके लिए पेश आगे 1.5 घंटे के कारोबार में। लेकिन ओके, यहाँ से ट्रेड्स पिक कर लेते हैं एक एक करके। पहले पूरा पैनल स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। मानस, ये सीवियर प्राइस डैमेज है और स्क्रीन तो लग ही रहा है मैन कि 50 डेमा के लिए ड्यू हो गया है आपका निफ्टी और 200 डेमा के लिए बैंक निफ्टी। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इंटरडे रिवर्सल को? ये वाकई इंटरडे रिवर्सल है, इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल। आप कैसे अप्रोच करेंगे और आपका ट्रेड? तो देखिए, मेरा भी यही समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। जो पिछला लो था 285 के आसपास, 21,285 के आसपास, मेरे ख्याल से वो ब्रीच हो जाएगा और 21,100 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल से भी 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 44,500 तक के भाव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों इंडाइसेस वीक है, तो खरीदारी ना करें, उछाल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। ट्रेड की अगर बात करें तो PI इंडस्ट्रीज में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक ने 33,025 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो PI इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं इसके फ्यूचर में। स्टॉप लॉसेस आपके 3321 के रहेंगे। 3321 के ऊपर आपको PI इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली पे स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे की तरफ 3200 रुपए तक के टारगेट आपको PI इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, PI इंडस्ट्रीज सेल है। याद रखिएगा, थोड़ा सा रीजनेबल होके ट्रेड कीजिएगा इस क्लोजिंग में, क्योंकि हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेटअप के बीच में एक वीक मार्केट है, तो आपको थोड़ा रिस्क एपेटाइट अगर आपका बड़ा हो तब जाके ट्रेड कीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पे आपको खुद बताता हूँ। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी सेल में रहेगा SBI लाइफ। SBI लाइफ यहाँ पे काफी वीक है, मुझे लगता है 1350 से 1330 के लेवल्स के लिए एक अप्रोच लेगा। तो फरवरी की सीरीज में या फ्यूचर्स में SBI लाइफ तो 1395 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1410 का रखिए। यहाँ पे टारगेट्स मुझे लगता है 1360 से लेके 1340। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 1350 का ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो रफली अभी 36 रुपीज के अराउंड है, आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 27 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है 50 प्लस के टारगेट्स आएंगे। ये फिलहाल आपके लिए SBI लाइफ में ट्रेड 1350 के पुट के जरिए बेसिकली एक और मंदी का ट्रेड आया है। अमित, आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा UPL। UPL का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जब इतनी बड़ी बुल मार्केट चल रही थी तब भी UPL में कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे थे। स्टॉक कंटिन्यूसली अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। करंटली फ्यूचर्स में इसका प्राइस 539 540 के आसपास है। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 528 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 546। 28 के लिए एक और शॉर्ट का ट्रेड। देखिए 3 ट्रेड्स आ गए हैं, तीनों मंदी की तरफ हैं। प्रशांत, बताइए आपका भी सौदा तेजी या मंदी की तरफ? हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो मेरा जो ट्रेड है वो अमित जी ने अभी आपको शेयर किया, UPL पे शॉर्ट। मेरी भी सेम राय थी। तो जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा JSW स्टील। यहाँ पे एक जस्ट सपोर्ट ब्रीच होने को है, तो मैं शॉर्ट यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। करीबन 795 795 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 808 और यहाँ से जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा 770 से लेके 765। JSW स्टील शॉर्ट की रिकमेंडेशन हो। ओके, तो एक और सेल साइड का ट्रेड JSW स्टील में। तो देखिए 4 ट्रेड्स आए हैं,
चारों ट्रेड्स मंदी की तरफ है। मयूरेश जोशी को जोड़ लेते हैं। मयूरेश, नॉर्मली इस तरह की अग्रेसिव सेलिंग में फंडामेंटल जानकार कहते हैं मौके का फायदा उठाइए, लेकिन लग रहा है कि शायद आगे बिकवाली गहरा सकती है। आपकी असेसमेंट क्या है और इस समय क्या करेंगे आप? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम देखते हैं मार्केट्स पर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट एक बहुत अहम जरिया है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस ऑफ द मार्केट्स। आज के फॉल के बाद एक डेफिनेट इंक्रीज होने वाला है काउंट में, एंड विद दैट शायद वीकनेस थोड़े दिन तक या कुछ हफ्तों तक शायद परसिस्ट हो। बट हमें लगता है, आई थिंक इफ दिस वीकनेस प्रोबेबली टेक्स द मार्केट्स लोअर और मार्केट से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस ढूंढ लेता है, इफ इट फॉल्स अनदर 4-5%, आई एम जस्ट सेइंग दैट एक अच्छे मौके वहां पे निकल के आएंगे। तो हमें लगता है, आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में अगर बॉटमिंग आउट प्रोसेस में थोड़े दिन लगेंगे तो मार्केट्स खुद ये संकेत देंगे। और उस समय पे मुझे लगता है, आई थिंक जो cyclical sectors हैं, domestic focus sectors as an example, capex themes, manufacturing themes, Chuninda PSU banks, Chuninda IT stocks, Chuninda packaged food companies. I think all this will continue looking good, क्योंकि valuations थोड़े और सस्ते हो जाएंगे। और जो इन्होंने रन अप देखा था, शायद लेट स्टेज बेसिस में ट्रेड कर रहे थे, एज वी लुक एट इट एट मार्केट्स विद इंडिया, ये थोड़े सेनर लेवल्स पे आ जाएंगे, विच बिकम्स बेटर एंट्री पॉइंट्स। तो मुझे लगता है, आई थिंक जैसे हमारे एक्स फाउंडर हमेशा कहते थे कि बेयर मार्केट्स इज अ नेसेसिटी बिकॉज इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट बुल रन। तो अच्छी बात होती है, एक लीनियर मूव हमने देखा है मार्केट्स में। अगर गिरावट आती है और एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता है, तो अगले बुल रन के लिए स्टॉक्स जरूर ढूंढे जाएंगे, मिलेंगे, और ये सारे सेक्टर्स से ही मिलेंगे जहां पे बेहतरीन मौके मिलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अच्छा मयूरेश जी, आपकी उस नेसेसिटी शब्द का इस्तेमाल जो आपने किया फॉर आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट बुल रन, उसमें HDFC बैंक कहाँ फिट होता है? नहीं, वो थोड़ा पेचीदा सवाल है वीरू जी आपका। आपने एक अच्छी गूगली डाली जैसे शेनवॉन डालते थे, बट HDFC बैंक शायद थोड़ा एक टाइम और प्राइस कंसोलिडेशन से निकल जाए विद इन फाइनेंशियल्स एंड विद इन बैंक स्पेसिफिकली। वीरू जी, हमें अभी भी लगता है, आई थिंक PSU बैंक्स अच्छे मौके दे रहे हैं। दो चीजें, एक आई थिंक जो इनके नंबर्स हैं ये रिलेटिवली स्टेबल है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, स्पेसिफिकली HDFC बैंक, सिंस यू आर मेंशनिंग दैट। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है HDFC बैंक के लिए वो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। और प्राइवेट पब्लिक बैंक्स के लिए ये इशू नहीं होता, क्योंकि काफी जो इनकी एक डेटाबेस या क्लाइंट बेस होती है, ये एक्स बैंकर्स, पेंशनर्स ऐसी होती है जो रिलाई करते हैं बैंक के ऊपर ही to probably ensure that the deposits grow at a decent pace. तो कहीं ना कहीं I think deposit mobilization for PSU banks is not an issue. और valuations और जो base counts हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, उसके क्राइटेरिया काफी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी इन दिस स्पेस PSU बैंक्स, बैंक्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज एन एग्जांपल, हमें काफी अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक के नतीजे काफी अच्छे आए थे। मुझे लगता है I think ये मिड टियर PSU बैंक्स कैन कंटिन्यू टू ग्रो। ओके, ये HDFC बैंक पर आपका टेक था। मीनवाइल थोड़ा सा अब मैं उन ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा जो कि अब वाकई एक शॉर्ट के लिए पर्याप्त स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। अगर वाकई निफ्टी सेकेंड कंसेक्यूटिव स्विंग में अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 डेमा के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो कौन कौन से स्टॉक्स पे एक सेल कॉल बनता है? प्रशांत ओबरा रियलिटी, आप इस स्टॉक को देखिएगा। इसने लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की जो राइजिंग चैनल है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ख़राब तरीके से उसमें से इजेक्ट कर गया है। ऑन द डाउन साइड 20 डेमा का गैप हुआ, 50 डेमा वॉलेट हो गया। आपका भी इस स्टॉक पे इस वक्त और शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से लग कैसा रहा है इस वक्त? वीरू जी, आज का जो लो बना है वो है 1360 और इसको 1350 का एक लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं सिर्फ 10 पॉइंट के लिए शॉर्ट नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल से, क्योंकि आज की जो सेलिंग है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ है। हम एक बार अगर वॉल्यूम पे नजर डालें, डेली वॉल्यूम पे, शायद पिछले पूरे रैली में जो वॉल्यूम आए उससे ज्यादा वॉल्यूम आज की बिकवाली में नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट यहाँ पे बन रहा है। बट मुझे लग रहा है दो तरीकों से शॉर्ट करना चाहिए। एक तो अगर ये फिर से करीबन 1380-85 पे रैली दे तो, या फिर ये 1350 ब्रेक कर दे तो। अगर मुझे चॉइस हो तो मैं 1350 के नीचे इसको शॉर्ट करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा करंट प्राइस 1370, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा तो मेरा टारगेट स्ट्रेट होगा 1280 से लेके 1275 का।
100 रुपए नीचे का टारगेट आ रहा है, 1280 1275 का। अच्छा, लगे हाथ एक बार शिल्पा जी डीएलएफ का भी चार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि डीएलएफ भी अपने नतीजे पेश करेगा कल, और ये ओबरॉय ने जो झटका दिया है, अब फियर फैक्टर बढ़ गया है कि शायद डीएलएफ के साथ भी ऐसा ना हो। हालांकि डीएलएफ के केस में इनकी 2 प्रॉपर्टीज बैक टू बैक मिनटों में बिक गई थी, लेकिन चार्ट्स पर क्या संकेत है आज के करेक्शन के बाद? ये हर्षराज जी यहाँ पे देखेंगे तो 750 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है। 750 के नीचे जब तक ये ट्रेड करा तो 720 715 के लेवल्स आपको आते हुए इमीडिएटली बेसिस पे मिलेंगे। इसके नीचे 700 भी आ सकता है, बट एक 750 इसका एक कॉन्क्रीट अभी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के आसपास ही वो ट्रेड करता हुआ, उसके नीचे इनफैक्ट 750, उसके ऊपर निकले तो शायद तेजी करे, 720 तक फिसलने का डर यहाँ पर बन रहा है। मिड कैप इंडेक्स बाय द वे 1323 अंकों के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ, और जितनी तेजी से ये इरकॉन, आरवीएनएल, टेक्समैको, आईआरएफसी जैसे काउंटर्स भागे थे, उतनी तेजी से ये टूट भी रहे हैं। इनफैक्ट इरकॉन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 12% का करेक्शन, आरवीएनएल में 9% का करेक्शन, आईआरएफसी में 8% का करेक्शन, रेलटेल, इनफैक्ट यू नेम इट, और वो सारी रेल कंपनियों की धुलाई होती हुई। मयूरेश, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच आरईसी के स्टॉक की बात कर लेते हैं। बात करते करते ये स्टॉक 6% नीचे आ गया क्योंकि नतीजे आ गए हैं। ब्याज से आय के आंकड़े में इजाफा जरूर है, 4159 करोड़ का यहाँ पर ब्याज से आय का आंकड़ा साल दर साल कंपनी ने डिलीवर किया है, लेकिन मुनाफा भी अगर आप देखें 2878 करोड़ से बढ़कर ये 3270 करोड़ पर आया है। तो ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में इतना गहरा करेक्शन आना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली अब तक हमने क्या देखा था, अच्छे नतीजों को बाजार रिवॉर्ड कर रहा था और बुरे नतीजों को पनिश, लेकिन इस समय इसके अच्छे नतीजों के बावजूद इसकी हो रही है पिटाई। मयूरेश, कुछ पढ़ा क्या आप लोगों ने? कुछ आया डिटेल हाथ में? नहीं, मैं आई एम जस्ट ओपनिंग अप द सर्कुलर, और प्राइमा फेसी ऐसे कुछ लग नहीं रहा है हर्षिता जी, सो यू हैव टू गिव मी अ मिनट, देखता हूं कोई वन ऑफ आइटम्स है क्या प्रेजेंट। देखिए, आपके हाथ में कुछ आता है, हमारी भी टिकर टीम देखेगी कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या लिखा गया है कि स्टॉक बात करते करते 6.5% का नॉक दिखा रहा है। चार्ट्स पर अमित, आरईसी इसमें स्टॉक में डेफिनेटली हमने एक मैसिव रन अप देखा था। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट जरूर आया था, लेकिन वो लग रहा है कि एक तरह का फॉल्स ब्रेकआउट प्रूव हुआ है। आज के सत्र में वॉल्यूम्स भी ज्यादा है स्टॉक, लेकिन अभी 20 डेमा पे है। अगर ये ब्रेक करता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका ओवरऑल अप ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे फर्दर सेट इन हो जाएगी, एंड दैट विल ओपन टारगेट्स फॉर 400 405। तो अगर 20 डेमा ब्रेक होता है तो फर्दर बिकवाली होगी यहाँ पे, एंड देन विल सी फर्दर करेक्शन आरईसी में। 425 अगर ब्रेक होता है तो फर्दर करेक्शन आ सकता है। 430 429 के आसपास आ रहा है काउंटर। डिटेल्स लाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि नंबर्स ऐसे देखे ऑन द फेस ऑफ इट तो बुरे नहीं लग रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए वैसे आरईसी को, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने का मतलब नहीं है। मयूरेश, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो बताइए, और ये भी बताइए ये जो एक तरफा गिरावट सभी रेल कंपनियों में देखने को मिली है, ये ओवरड्यू गिरावट थी इसीलिए आई है? इज इट द बिगिनिंग ऑफ अ बिग फॉल? The presumption here is whether it's a beginning या पता नहीं, but overdue जरूर थी हर्षिता जी, क्योंकि I think जो prices थे they had run away too much for comfort, और प्रीमाइस यही था कि जो ऑर्डर्स है वो मिलते जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो पहलू थे रेलवे कंपनीज के लिए, एक एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली आई थिंक जितनी उनकी कैपेसिटीज है उतना ही एग्जीक्यूट कर पाते थे अगले 2 वर्षों के लिए, वो शायद पूरा प्राइस में आ चुका था, एंड दे विल हैव टू डू अ ब्राउनफील्ड और अ ग्रीनफील्ड केपेक्स टू प्रॉब्ली एंश्योर कि जो अगले 5 6 7 वर्षों के ऑर्डर है उसके लिए कैपेसिटीज बढ़ा दी जाए। बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस हैड प्रॉब्ली स्टैक्ड अप टू द पीक, और कहीं ना कहीं एक लॉजिकल फॉल है, एक प्रॉफिट बीइंग टेकन ऑफ द टेबल है, शायद और गिरावट आ सकती है, बट आई थिंक ये लाजमी था फॉर रेलवे कंपनीज इन जनरल। आप आरईसी के लिए जो पूछ रही थी हर्षिता जी, आई थिंक जो फाइनेंस कॉस्ट्स है यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है एज फार एज आई एम लुकिंग एट द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके वजह से थोड़ी आई थिंक जो गिरावट आई है बोथ इन टर्म्स ऑफ पीबीटी एंड पोस्ट टैक्स नंबर्स, ये शायद एक रीजन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द फॉल दैट यू आर प्रॉब्ली सीइंग। वैसे टॉप लाइन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ शायद कुछ दिख नहीं रहे हैं बैलेंस शीट में एट दिस जंक्चर, तो आई थिंक इट्स सोनली द एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली टू फाइनेंस कॉस्ट दैट हैज गॉन अप, और लॉजिकल रीजन यही होगा कि जितने नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं
शायद फाइनेंसिंग जो ये बोरो कर रहे हैं एट अ रीजनेबल रेट एट दिस जंक्चर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपरी लेवल पे है, उसका शायद एक हाजमिया गुजरे इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड इवन ईयर ऑन ईयर विद द इंक्रीज इन फाइनेंस। फाइनेंस कॉस्ट किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी के लिए बढ़ना अच्छा संकेत नहीं होता है, और उसी से दरअसल तार जोड़ते हुए मयूरेश कह रहे हैं शायद नंबर्स में गिरावट आ रही है, 7-7.5% नीचे आ गया है। डायरेक्टर साहब प्लीज टिकर टीम से बताइए एग्जैक्टली वो नंबर निकाले और वो फ्लैश करे कि कितना फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है आरईसी के केस में, क्योंकि ये एक इस समय का बिगेस्ट लूजर है, ये काफ़ी ज़्यादा दबाव में आता हुआ। इसके मद्देनज़र आपको पीएफसी जैसे काउंटर्स भी रेडार पर रखने चाहिए, क्योंकि आरईसी की हालत ख़राब हुई है तो शायद पीएफसी की भी बिगड़ सकती है, ये नॉर्मली कोरिलेशन होता है। चलिए, लेकिन कि एक बड़ा चैलेंज है कि मार्जिन्स पर कितना और दबाव आएगा। हमने देखा है एचडीएफसी के मार्जिन्स ख़राब थे, इंडसइंड के मार्जिन में ग्रोथ नहीं थी, आईसीआईसीआई बैंक के मार्जिन्स जो आए हैं वहाँ पर भी हल्की सी ट्रिमिंग देखने को मिली। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि Q4 के मार्जिन्स में भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सिस बैंक के आज नतीजे आएंगे, उसमें देखते हैं कंपनी क्या डिलीवर करती है। अच्छा, इस बीच बाजार देखिएगा, अब 1600 अंकों की गिरावट मिड कैप में। निफ्टी बैंक लगभग 1200 अंकों के नुकसान की तरफ बढ़ गया है और तेज करेक्शन देखने को मिला है, 2.5% का नुकसान इस समय निफ्टी में। साथ ही साथ 21,235 के लेवल्स पर, तो आपको याद होगा जब हम चर्चा कर रहे थे अनुज से कार्यक्रम की शुरुआत में, उन्होंने एक लेवल याद दिलाया था 21,285, वो टेस्ट होता है तो एक क्लियर कट स्लाइड देखने को मिलेगा और उस लेवल के नीचे ही हम इस समय कर रहे हैं कारोबार। 21,237 के लेवल्स पर रीसेंट लो 21,285 का था, उसको हमने कर दिया है ब्रीच, यानी कि उसको तोड़कर अब हम 21,233 के लेवल्स पर कर रहे हैं कारोबार। तो क्लियर कट्स देखने को मिल रहे हैं, गहरा नुकसान इस मार्केट में। अच्छा, आरईसी की हम बात कर रहे थे, फाइनेंस कॉस्ट जैसे बता रहे थे आपको मयूरेश बढ़ गए हैं, ये हमने पहले स्पॉट कर लिया ट्रेड। 425 के नीचे बड़ी बिकवाली आ सकती है, 423 के लेवल्स, या अमित ने कहा था। मानस इसके साथ साथ पीएफसी भी देखें, जैसे जैसे आरईसी की हालत पतली हुई वैसे वैसे पीएफसी ने भी अपनी पोजीशंस काफी गंवाई हैं, ये भी 7% टूटा। यहाँ पर भी क्या मंदी का ट्रेड खोल लिया जाए? तो देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और अब अगर हम केवल एक उम्मीद रखें तो वो 380 से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्राइस सपोर्ट है। अगर 380 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब तो आपको एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 325 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 380 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पीएफसी में। ओके, इस बीच याद रखिएगा, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे कि 21,080 की पॉसिबिलिटी अब बहुत बन रही है। अब हार्डली अगर आप देखें वहाँ से हम 130-120 पॉइंट ऊपर, मतलब 170 पॉइंट दूर हैं। बैंक निफ्टी 967 और 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 44,500। डॉक्टर साहब, वो 3 ऑप्शन स्ट्राइक्स लिखे आइएगा जो मैं अभी आपसे शेयर की थी। मतलब इस ब्रेकडाउन के बाद कितने बड़े कन्विक्शन के साथ कॉल राइटर्स अगले सेशन में जंप कर रहे हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेटअप में इतनी बड़ी वीकनेस पर ऑप्शन राइटर्स ने क्या किया। राइटर साहब जब रेडी हो जाएंगे तो मेरे को बता दीजिएगा। बट आई मीन सरप्राइजिंग हर्षता यही है कि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेटअप में। अच्छा, इस बीच एक दो स्टॉक्स लेके आइए। लेट्स ब्रिंग पिडिलाइट को लेके आइएगा। बहुत ही पेन यहाँ पर। अमित, इतनी बड़ी कैंडल मेरे ख्याल से पिडिलाइट में हाल फिलहाल में कभी क्रिएट नहीं हुई। आपका व्यू पिडिलाइट पे 2508 पे क्या है? क्या कौन सी ट्रैजेक्टरी में जा रहा है ये स्टॉक अब अगले फेज में? जी, बहुत ही खतरनाक स्थिति में स्टॉक लग रहा है जिस हिसाब से कैंडल बनी है, और 200 डेमा भी इसने ब्रेक कर दिया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉल्यूम अपटिक भी इसमें अभी तक क्वाइट हाई है। तो जिस हिसाब से इसने सपोर्ट तोड़ा, इसका एकदम नियर टर्म सपोर्ट आ रहा है 2450, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखिए 200 डेमा के नीचे, वो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे आई थिंक स्ट्रक्चर विल गेट रियली डैमेज और 100-150 रुपए की मंदी और आ जाएगी स्टॉक में। तो किसी की अगर पोजीशन है शॉर्ट साइड में तो बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग 2550 रुपए के आसपास रखे, और मुझे लगता है कि 2400 तक के लेवल्स पॉसिबल है। फ्रेश शॉर्ट की इसलिए सलाह नहीं दूंगा कि स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन 6% एंड रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। ओके, लेके आइए जरा स्टैट्स लेके आएंगे वो 6 स्ट्राइक्स, और बैंक निफ्टी की कुछ देर बाद देखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी और क्रैक होगा, इसी क्लोजिंग में और क्रैक होगा।
निफ्टी के 6 स्ट्राइक्स आएंगे आपके पास और एक स्ट्राइक वो भी होगी जिसमें इंक्लूडेड है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप जरा कॉल राइटिंग के क्वांटम देखिए, बस इसके लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप 21,300 के एट द मनी कॉल को देखिए, 38 लाख बिकी है, आउटस्टैंडिंग वाइज 44 लाख, 21,400 46 लाख, 21,500 50 लाख। यानी जो ऑप्शन बेस हमारा अब तक था वो अब एक बहुत टफ रेजिस्टेंस बन गया है। आउटस्टैंडिंग वाइज 96 लाख। आज मंगलवार है, एक्सपायरी है गुरुवार को 2 सेशन में, यानी उस ट्रेडर के लिए जो कि सेल करके बैठा है, सेल एंड राइज ही रहेगा टिल द टाइम वी क्रॉस 21,520 540 द हायर साइड। और आपकी स्क्रीन पे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं, इवन 21,100 पे कोई कन्विक्शन नहीं। अब थोड़ा जो कन्विक्शन है वो 71 लाख का 21,000 की पुट पे है। तो एज पर दी स्टैट्स 21,080 की पॉसिबिलिटी 50 डे की बहुत बन रही है। मैं और कुछ काउंटर्स को दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पे वीकनेस बढ़ रही है। ओबराय का जिक्र हुआ, एक बार आप HPCL लेके आइएगा। HPCL में एक बहुत ही आज बड़ा कैंडल रिवर्सल बना है। आज इसमें लगभग 3 कैंडल्स कवर हो गई हैं। इसे टिपिकली एक कैंडल रिवर्सल कहते हैं। मानस, HP पे आपका टेक क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए SPCL में भी हमें करेक्शन देखने को मिला है और कल एक डोजी पैटर्न था, उसके बाद स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट इंटरडे चार्ट पे जो कि 460 था उसको ब्रीच किया और भी ये 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जो कि 430 रुपए के आसपास है। तो आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है पोजिशनली भी, तो भी आपको 430 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। और अगर आप ट्रेडर है तो उछाल पे बिकवाली करिए, स्टॉप लॉस आपके 446 के आसपास के रहेंगे। 446 का स्टॉप लॉस और हर उछाल पर बेचने वाला ये स्टॉक हो चुका है। हम गिरावट पर खरीदारी की बात करते थे, अब मार्केट का धीरे धीरे करके ट्रेंड बदल रहा है। आपने वीरू मेंशन किया HPCL, आप देखिए ONGC का शेयर भी करीब 5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ यहाँ पर भी गिरावट ही बन रही है। हर टिक के साथ यहाँ पर वीकनेस। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऊपरी लेवल से अपनी बढ़त को गंवाने लगे हैं। आप देखिएगा पावर ग्रिड किसी भी समय नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। पिछले 10 मिनटों में 1.5% का प्रेशर आ चुका है। हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर है लेकिन ऊपरी लेवल से करीब 1% का कट आया है। सिप्ला जो 7-7.5% के गेंस दिखा रहा था, वहां पर भी ऊपरी लेवल से कुछ कुछ करेक्शन देखने को मिला है। तो क्लियरली ऊपरी लेवल्स पर बाजार कुछ कुछ मुनाफा वसूली दिखाने लगा है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और हमारे जानकार आपको ये कहते आए भी हैं कि जहां पर मुनाफा है उसे घर समय से ले जाइए वरना कोई फायदा नहीं। चलिए मार्केट की इस बिकवाली से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और अगर आप अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो किस तरह की अरेंजमेंट्स है वहां पर, कितना आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन पिकअप करेगा कल के बड़े मेगा इवेंट के बाद, उसी पर बात करते हैं। क्योंकि लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपने आज सुबह के विजुअल्स देखे, आज जो आम जनता के लिए उस मंदिर के द्वार खुलते दिखाई दे रहे थे। तो क्या एक भारत और खासतौर से अयोध्या धार्मिक पर्यटन का आगे क्रेन बनेगा या नहीं, इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यात्रा ऑनलाइन के CEO और होल टाइम डायरेक्टर ध्रुव श्रृंगी। ध्रुव, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस मेगा इवेंट से पहले आई एम श्योर कई सारे लोग कोशिश कर रहे थे अयोध्या पहुंचने की और अब भी कर रहे होंगे। ये बताइए आपकी साइट पर पिछले कुछ दिनों में अयोध्या को लेकर कितने सर्चेस आए हैं, क्या ट्रेंड है, कितना राइज है? अगर आप देखें अयोध्या जैसी जगह के लिए पिछले, अगर मैं जनवरी को कंपेयर करूं दिसंबर से, और खास तौर पे पिछले अगर मैं 10 दिन देखूं जनवरी के, तो कम से कम 4 गुना ग्रोथ हमने देखी है। 400% ग्रोथ देखी है दिसंबर के मुकाबले जनवरी में। अभी अयोध्या एक सबसे हॉट टॉपिक है सर्च का, अगर आप देखें ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स हॉटेस्ट टॉपिक सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में नहीं, देश भर में है। तो कितनी बुकिंग आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई है, कितना इजाफा देखने को मिला? सॉरी, अगर आप देखें, जैसे मैं कह रहा था कि 4 गुना ग्रोथ आई है बुकिंग्स में अयोध्या के लिए, फ्लाइट बुकिंग्स में अयोध्या के लिए। अगर मानिए इससे पहले 1000 हो रही थी तो आज 4000 हो रही हैं। उस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है अयोध्या के लिए स्पेसिफिकली। और ये ग्रोथ आ रही है काफी हद तक आज की डेट में दिल्ली और मुंबई से। फ्लाइट बुकिंग्स जो हैं दिल्ली और मुंबई से, दोनों में काफी इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में अयोध्या के लिए।
और ये आज का ही नहीं, ये फ्यूचर बुकिंग्स में भी आ रही है। I'm sure लोग सर्च कर रहे होंगे फ्यूचर बुकिंग्स के लिए भी, क्योंकि दिल्ली और मुंबई से ही दरअसल अब डायरेक्ट फ्लाइटें हैं, वो भी सीमित मात्रा में। जैसे जैसे वो सिलसिला बढ़ेगा आई एम श्योर और क्राउड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन स्टे के लिए क्या भी बुकिंग्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आई एम नॉट श्योर अयोध्या में कितने विकल्प होंगे, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में क्या डेटा पॉइंट्स हैं आपके हाथ? अब बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप देखें आज की डेट में अयोध्या में स्टे के लिए कैपेसिटी काफी लिमिटेड है, पर लोगों में इतना उत्साह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि लोग लखनऊ में रहना पसंद कर रहे हैं। और लखनऊ से अब जैसे जो हाईवे बना हुआ है उससे 2 घंटे और 2.5 घंटे और 2 घंटे 40 मिनट के बीच में आप पहुंच सकते हो अयोध्या। तो लोग लखनऊ को भी प्रेफर कर रहे हैं एज अ बेस, क्योंकि लखनऊ में होटल्स बेटर हैं, वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी है, तो उसमें भी डिमांड देखने को आ रही है। तो लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, राइट, या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अयोध्या में खुद अभी कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है। वहाँ बहुत ही थोड़े होटल्स हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है। चाहे काफ़ी ग्रोथ आने वाली है अगले 12-18 महीनों के अंदर। आप अगर देखें सारी बड़ी होटल चेन्स, वहाँ पे होटल्स खोलने का प्लान है, काफ़ियों का काम चल रहा है, पर वो स्टिल अभी 12 से 18 महीने आगे है। तो कैपेसिटी बिल्ड होने में समय लगेगा। इनफैक्ट बड़ी सी बड़ी कंपनियां और छोटे से छोटे होटल्स यहाँ पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का फोकस कर रहे हैं। ध्रुव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये अयोध्या एक बात हुई, लेकिन जाहिर तौर पर भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म अब जोर पकड़ने लगा है। क्या इसको लेकर आप जैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ खास पैकेजेस तैयार कर रहे हैं या फिर लेकर आए हैं? क्योंकि ये एक वन ऑफ नहीं है। हम देख रहे थे कि काशी में किस तरह की फुटफॉल बढ़ा है, दूसरे इनफैक्ट धार्मिक लोकेशंस में किस तरह का फुटफॉल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम इनफैक्ट ये डेटा देख रहे थे पिछले साल से और इस साल के मुताबिक। तो मिनिमम हमने जो ग्रोथ देखी है रिलीजियस डेस्टिनेशंस में वो है 35 से 40% ईयर ओवर ईयर, और कुछ डेस्टिनेशंस में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो पिछले साल से इस साल में काफी हद तक ग्रोथ आई है सारी रिलीजियस डेस्टिनेशंस में। और दूसरा एक इसमें नजरिया ये है कि मेरे हिसाब से रिलीजियस डेस्टिनेशन एक तरह से मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। पहले अगर आप देखते तो जिस तरह की क्वेरीज आ रही थी वो ज्यादा बजट होटल्स में थी। आज मैं क्वेरीज जो देख रहा हूँ वो बजट ही नहीं, वो प्रीमियम और अपर प्रीमियम कैटेगरी में भी आ रही हैं। सो हर कैटेगरी में रिलीजियस ट्रैवल एक प्रोमिनेंट सेक्टर बनता जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग ही जाया करते थे। आज मैं यूथ में भी देख रहा हूँ इंटरेस्ट इन डेस्टिनेशंस में जाने का, और लोग इन डेस्टिनेशंस को अब ऐसे नजरिए से देख रहे हैं कि आपने एक दिन रिलीजियस ट्रैवल किया, एक दिन आपने कहीं दर्शन किया, उसके बाद उसके आसपास की जो जगहें हैं वहां आपने कुछ और एक्सपीरियंसेस भी किए। तो एक मल्टी फैसेटेड ट्रिप एक तरह से बनता जा रहा है, जहां लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं, पर उनका एक कंपोनेंट जो है वो रिलीजियस डेस्टिनेशन भी होता जा रहा है। ओके, अच्छा, ये अयोध्या के बाद और अयोध्या के साथ दोनों ही जगह पूछूंगा मैं, ऐसे और कौन कौन से अगर आप देखें तो जो दार्शनिक स्थल हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं जहां पे अब लोगों का जाना बढ़ गया है, या फिर जहां की बुकिंग्स अब बढ़ गई हैं, जो औसत बुकिंग्स थे उससे कहीं ज़्यादा हैं? अभी देखिए तिरुपति के लिए काफी हमने देखा इंक्रीज देखा, हम जम्मू कटरा के लिए काफी हद तक इंक्रीज देख रहे हैं, अमृतसर गोल्डन टेम्पल और उसके साथ मिला के बाकी चीजें जैसे फूड हो गया, वाघा बॉर्डर हो गया, ऐसे करके लोग पैकेज कर रहे हैं चीजों को, ताकि एक दिन आपने रिलीजियस जैसे मैंने कहा किया कुछ एक्टिविटी, उसके बाद उसके साथ आपके पास और एक्टिविटीज भी हैं करने के लिए। तो काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन सारी डेस्टिनेशंस में। ओके, और अच्छा, मैं इस डिमांड को अगर दोनों ही मापदंडों पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करना चाहूँ सर, तो एग्जैक्टली क्या ग्रोथ है, क्या दिख रही है ग्रोथ इस वक्त आपको? जी अभी क्योंकि अभी इस क्वार्टर के हम पहले 15-20 दिन में ही हैं, इट्स टू अर्ली टू से कि ये क्वार्टर कैसे निकलेगा। बट अगर जैसे मैं देखूं इन डेस्टिनेशंस में मोर स्पेसिफिकली, राइट, पिछले साल के कंपैरिजन में
आप ओवरऑल अगर एग्रीगेट बेसिस पे भी देखें तो भी डबल से ज्यादा ग्रोथ है इन डेस्टिनेशंस में, राइट? सो स्पेसिफिकली इनसे तो काफी अभी स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है, और मेरे को ये लगता है कि अब एक तरह से इस सारे इवेंट ने रिलीजियस ट्रैवल को मेन स्ट्रीम में ला दिया है। आज तक रिलीजियस ट्रैवल हमेशा बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, पर हमेशा एक बार एक बैकग्राउंड में रही है। इस इवेंट के जरिए से वो एकदम अब मेन स्ट्रीम में आ गया है। पहले लोग अगर जाते भी थे, लोग इतना खुल के बात नहीं करते थे कि हम अच्छा दर्शन के लिए जा रहे हैं या हम इधर जा रहे हैं। इट वाज ऑलवेज कि अच्छा ठीक है कर रहे हैं, पर ज्यादा खुल के उसके आप ज्यादा उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे थे। अब ये एक तरह से मेन स्ट्रीम हो गया है, तो लोग सर्चेस भी ज्यादा कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्चेस ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि और एक्टिविटीज उसके साथ बंडल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये एक काफी यूफोरिया है आज की डेट में इस कैटेगरी के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले 12-18 महीने के लिए ये कैटेगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी 12-18 महीने के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के लिए। ट्रैवल टूरिज्म के लिए वो धार्मिक टूरिज्म बड़ा पिकअप करने वाला है। अच्छा, एक और चीज जिस पर सवाल लेना बनता है ध्रुव, ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है मालदीव्स लक्षद्वीप के बीच, ये बताइए लक्षद्वीप के लिए कितनी इंक्वायरीज शुरू हुई हैं, वहां पर ओवरऑल कैपेसिटी में क्या आप इजाफा देख रहे हैं आने वाले समय में, एंड प्राइमरीली क्या 2024 का साल घरेलू टूरिज्म वाला साल रहेगा? अगर आप देखें लक्षद्वीप स्पेसिफिकली, वहां तो बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है आज की डेट में, राइट? आप एक 72 पैसेंजर सीट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, डेली ऑपरेशंस, राइट? होटल्स बहुत लिमिटेड हैं, कुछ 4-5 अच्छे होम स्टेज हैं, पर उतनी ही कैपेसिटी है। मेरा ये भी नजरिया है कि लक्षद्वीप एक ऐसा अनटच्ड एरिया है जिसे ढंग से डेवलप करना चाहिए, ताकि ये नहीं हो कि उसकी डेवलपमेंट में जो नेचुरल खूबसूरती है वो एक तरह से खराब हो जाए, राइट? तो वो एक आई थिंक बहुत जरूरी स्टेप है, और जो एटलीस्ट सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट के प्लान्स जो हैं काफी सुलझे हुए प्लान्स हैं, जहां एक तरह से सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप होगी लक्षद्वीप के लिए। पर जहां तक आपका सवाल डोमेस्टिक ट्रैवल का है, आई थिंक पिछले 12 महीनों में भी हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक ट्रैवल में बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ रही है, और ये मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक रहेगी। क्योंकि क्या है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, आप देख रहे हैं रोड कंडीशंस, जो हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं, जो वंदे भारत ट्रेन्स ऐड हो रही हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट एक्सेसिबिलिटी ऐड हो रही है, नए नए एयरपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से मेरे को लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म अगले कुछ सालों तक सस्टेनेबली ग्रो करती रहेगी, और इंटरनेशनल से ज़्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक में प्राइस पॉइंट्स अफोर्डेबल हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में एक तरह से जो आप करना चाहते हैं, चाहे आप सॉफ्ट एडवेंचर करना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शंस हैं, आप बीचेस देखना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शंस हैं, आप रिलीजियस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शंस हैं। सो डोमेस्टिक में ऑप्शंस काफ़ी बेहतर हैं, और आज की डेट में प्राइस पॉइंट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो मेरे को ऑब्वियसली ये लगता है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 12 महीने से एक डोमेस्टिक टूरिज्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का, वो अगले कुछ सालों तक रहेगा। अगले कुछ सालों तक रहेगा, ये वन ऑफ नहीं है, सिर्फ इस साल का ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए रहेगा कि डोमेस्टिक टूरिज्म पिकअप करेगा बड़े पैमाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर 2024। तो हमने थोड़ा सा मार्केट के इस एक्सट्रीम सेल ऑफ से ब्रेक लिया, उस चर्चा को आपके लिए हाजिर किया। अब आप भी अगर प्लान बना रहे हैं तो जैसे ध्रुव कह रहे थे कि थोड़ा आराम से जाइएगा, अयोध्या में कैपेसिटी कम है, अगर अयोध्या जाना ही है तो आपको लखनऊ रहना पड़ेगा और वहां से बाय रोड ट्रैवल करना पड़ेगा। चल वीरू, आपको कुछ जोड़ रहे हैं, प्लान बन गया क्या आपका? नहीं, आपने इतने डेस्टिनेशंस की बात कर ली, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो किसी प्रकार के हो, छुट्टी कहाँ है? छुट्टी लोगे तो वीरू मिल जाएगी, छुट्टी तो प्लान करनी पड़ेगी। पर मेरे को लगता है कि हम सबको मानस जी को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि हम लोगों की अगली एक ट्रिप अयोध्या की वो मतलब तय करें। क्यों मानस? बिल्कुल लखनऊ में लैंड होकर टैक्सी अरेंज करिएगा, चलते हैं अयोध्या हो गया। बिल्कुल, देखिए ये ज्यादा अच्छा है। हर्ष तक डाउटफुल लग रहा है, बाकी किसी का नहीं। लखनऊ में अगर आप डाउटफुल लग रहा है, और किसी का उसके बाद अयोध्या जाए तो वो आई थिंक वो बेहतर तरीका है अयोध्या घूमने का, अभी के लिए तो एटलीस्ट।
हाँ, एक्चुअली अभी के लिए तो एटलीस्ट मेरा डाउटफुल इसीलिए वाकई, है और कि इस थोड़ा टाइम में- सा वहां पर लोग शांत हो जाए, मन भर के इतनी जो उत्सुकता है वो थोड़ी ठंडी हो, उसके बाद आराम से जाएं। वीरू, इतने भीड़ भड़ाके में थोड़ा सा क्योस हो सकता है, आज हो रहा था वहां पर, हम देख रहे थे। बहरहाल श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, मैं आपके ट्रेड के लिए आपके पास आ रही हूँ, लेकिन फटाफट से हमारे जानकारों को याद दिला दूं कि इस समय हम 4 का चौका भी लेंगे। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन आपको आई एम श्योर तैयार है। एफएनओ सुपरस्टार श्रीकांत आपके पास आएंगे, प्रशांत जानेंगे चार्ट का चमत्कार, और मयूरेश आपको देंगे एक मिड कैप फंडा ट्रेड। लेकिन उससे पहले श्रीकांत, कुछ तैयारी करके आए थे आप बियॉन्ड एफएनओ सुपरस्टार की, इस समय क्या ट्रेड ले रहे हैं मार्केट पे? तेजी मंदी क्या करना है? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, अगर वैसे निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी ने तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज को एस्टैब्लिश कर लिया है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन हमें और भी वीकनेस देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के अगर पुट कॉल रेशियो को देखें तो वो भी काफी हाई लेवल्स पे खड़ा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से पेन तो बाकी है मार्केट में, बट बिकॉज की मार्केट्स आर डीपली ओवरसोल्ड, तो एक शायद अगर कोई रिबाउंड अगर मिलता है तो उसे उस पर्टिकुलर रिबाउंड में कुछ पोजीशंस को कम की जा सकती है। आई थिंक 21,300 350 के लेवल्स अगर मार्केट शायद अगर दोबारा से अगर रिपीट करता है तो उन लेवल्स के करीब शॉर्ट की पोजीशंस बनाए। लेकिन करंट लेवल्स में मुझे लगता है कि काफी एक पोजिशनल व्यू लेके शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर व्यू रखना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर कोई स्टॉक अगर शॉर्ट करना है तो एक एसबीआई लाइफ को शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन कंफर्म हुआ है। ओवरऑल सेक्टर में भी एक वीकनेस बना हुआ है और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस यानी कि 100 डेज एवरेज के भी नीचे जाने के लिए अभी रेडी हो चुका है। तो करंट लेवल से एसबीआई लाइफ को शॉर्ट करे 1370 1375 में। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ से कम 1300 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 1400 रुपए के करीब का। तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई लाइफ को शॉर्ट करें। ओके, एसबीआई लाइफ शॉर्ट। चलिए अब थोड़ा कुछ बात करते हैं और ट्रेड्स की, और आएंगे 4 का चौका आपकी स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आपकी स्क्रीन पे आएगा, और श्रीकांत जी का ट्रेड हो ही गया यहाँ पर, और फिर चलते हैं प्रशांत जी के ट्रेड की तरफ। पहले शिल्पा जी का चलते हैं। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन क्या पिक करेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा पीएफसी में। पीएफसी थोड़ा अभी मुझे लगता है कि 360 350 के लेवल्स तक एक बार जा सकता है। तो यहाँ पे फेब्रुअरी सीरीज में आप 370 का कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी यहाँ पे 12 रुपए का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का रखिए। मुझे लगता है जो पहला टारगेट रहेगा वो 18 से 19 के बीच रहेगा, और उसके ऊपर भी अगर ये मतलब इसके नीचे भी अगर ये ऐसा स्टॉक में वीकनेस आता है तो 26 से 29 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। आई थिंक आपने गलती से कॉल बोला, आपका कहने का मतलब पुट था, तो 370 का पुट लेना है। हाँ, कोई नहीं, होता है, हम तेजी में जब रहते हैं तो अचानक वो मंदी देख के थोड़ा सा सर भी बौखला जाता है, बट द इमोशन इज कन्वेड कि बेसिकली एक शॉर्ट का ट्रेड है पीएफसी। आरईसी के नंबर्स देखकर ये स्टॉक फिसला है। श्रीकांत जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। तो देखिए, अगर एफएनओ सुपरस्टार की अगर बात करें तो मुझे यहाँ पे लगता है कि बिकॉज मार्केट्स आर डीपली ओवरसोल्ड शॉर्ट टर्म में, तो करंट लेवल से सन फार्मा को लॉन्ग किया जा सकता है, बिकॉज फार्मा में आज अच्छी खासी तेजी है और स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है। करंट लेवल से अगर सन फार्मा को लेते हैं तो 1370 के करीब ये मिल रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 1345 का, और टारगेट्स नजर आते हैं 1440 रुपए के। तो 1440 के टारगेट के लिए सन फार्मा को करंट लेवल से लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें एट 1345। ओके, श्रीकांत जी का ट्रेड ये हो गया। उसके बाद चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मुझे लग रहा है जो आरती इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आया था 3 दिनों पहले, वो नेगेट हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट टर्न आउट हो रहा है, तो थोड़ा प्रीएम्प्ट करके मैं शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 655 655, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 625 625 का। ओके, आरती इंडस्ट्रीज सेल पूरा का पूरा केमिकल बास्केट अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी दिक्कत में। खैर, अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। सबसे प्रमुख और सबसे मुश्किल जिम्मेदारी, मयूरेश जी, मिड कैप फंडा क्या है आपका? तो वीरू जी, आई थिंक एक क्लियर रुझान फार्मा स्ट्रोक हेल्थ केयर की तरफ है। पिछले हफ्ते भी हमने एक कॉल दिया था मेदांता के ऊपर।
हमें लगता है आई थिंक दिस स्पेस जब मार्केट्स ऐसे वॉलेटाइल होते हैं और जहां ओनरशिप अभी भी आई थिंक स्लोली एंड स्टेडली बिल्ट हो रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्पेस है जाइडस लाइफ, अगर पुल्स बैक देता है तो ये स्टॉक को नजरिए पे रखना चाहिए। दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। एक, इनका जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी हेल्दी पेस। जो एक्सपेक्टेशन है ब्रांडेड जेनेरिक्स के, वो अच्छे खासे ग्रो होंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा, आप देखिए कि जो इनका इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस का बिजनेस है, यहाँ पे जो अप्रूवल्स हैं, लगभग 50 अप्रूवल्स पेंडिंग हैं। और इसके मद्देनजर मुझे लगता है आई थिंक जो एक ट्रेंड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गुड लॉन्चेस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि दो फैसिलिटीज जाइडस की, एक EIR मिला है विद वेरी नॉमिनल ऑब्जर्वेशंस, which probably means कि इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए FTF लॉन्चेस की तरफ, विच आर गुड मार्जिन प्रोडक्ट्स। और इसलिए जो मार्जिन जाइडस लाइफ ने कमांड किए थे पिछले तिमाही में 26.5% के आसपास, दे शुड बी एबल टू मेंटेन दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका जो वेलनेस डिवीजन है, दे गॉट मल्टी ब्रांड्स विद इन द वेलनेस डिवीजन, शुगर फ्री है, कॉम्प्लान है, एक्सेट्रा, विच शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। 10% है रेवेन्यूज के, बट कंटिन्यू डूइंग वेल इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स टू कम। डेट बिल्कुल नहीं है बुक्स पे, कैश रिच बैलेंस शीट है। मुझे लगता है आई थिंक गुड अप्रूवल्स एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होनी चाहिए विद सम कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड FTF अप्रूवल्स इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस में। क्योंकि डेट नहीं है, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट ठीक ठाक होगा, केपेक्स बहुत ज्यादा करना नहीं है जो रिटर्न रेशियोज को सहारा देगा। तो मुझे लगता है आई थिंक बोथ मेदांता और जाइडस लाइफ अगर पुलबैक्स में मिलते हैं तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे लग सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। ओके तो ये थे ट्रेड्स, एक एक करके आपके स्क्रीन पे फिर देता हूँ। यहाँ पे पहला ट्रेड हमने शिल्पा जी से लिया, थोड़ी जबान लड़खड़ाई लेकिन है शॉर्ट ट्रेड, पुट के थ्रू और शॉर्ट कॉल थी। PFC की 370 की पुट फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 1927, स्टॉप लॉस 9 का है। उसके बाद श्रीकांत चौहान जी के सौजन्य से FNO सुपरस्टार आया आज का, और वो था सन फार्मा 1440 के लक्ष्य के लिए बाय ट्रेड, 1345 का स्टॉप लॉस होगा, इट्स बाय कॉल, फार्मा में है, याद रखिएगा। और उसके बाद प्रशांत सावंत जी का आज का चार्ट का चमत्कार था आपकी स्क्रीन पे। आर्थर इंडस्ट्रीज इज सेल, केमिकल स्पेस, आर्थर इंडस्ट्रीज फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 625 द डाउन साइड, 6555 का स्टॉप लॉस है। और मयूरेश जी ने आपकी स्क्रीन पे भी जायरस लाइफ को पिक किया, तो एक फार्मा डिफेंसिव स्पेस थोड़ा सा छुपने की जगह यहाँ पर दिखाई देती हुई। मीनवाइल जरा एक बार आप निफ्टी को लेके आइएगा, डे लोपर है बैंक निफ्टी। और देखिए जब एवरेजेस होते हैं तो एवरेजेस, लेकिन जब पुट राइटर्स होते हैं तो पुट राइटर्स, हमें रेफरेंस कहीं से लेना पड़ता है। यहाँ से 21,100 पे या फिर 21,080 पे बैंक निफ्टी का 50 डेमा प्लेस्ड है, और निफ्टी बैंक का प्लेस्ड है 44,577 पे 20 डेमा, तो ये 200 डेमा। एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं इसलिए इन स्टैट्स को देखना चाह रहा था कि हो क्या रहा है। डायरेक्टर साहब जरा एक बार कितनी बिकी है 45,000 की कॉल, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट सेटअप है। आज सुबह आपने निकाई को देखा होगा, आपने US को देखा होगा, डाउ जोन्स कितना स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था। 45,000 पे 19 लाख कॉल बिकी हैं एट द मनी पर। इतनी बड़ी गिरावट के बाद 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और ये मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है। और इसी समानांतर OI जो खड़ा हुआ है वो 44,500 पे, दैट मीन्स 200 डेमा पे खड़ा है। यानी अगर आप इस ऑप्शन राइटर की माने तो उसे यहाँ से 500 रुपये का डाउन साइड और दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर साहब कुछ देर बाद कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, जरा 45,000 की पुट कॉल पैरिटी दिखाइए, यानी 45,000 की पुट का भी आउटस्टैंडिंग वाइज स्कीम पे रखिएगा, तब थोड़ा हमें प्रतीत होगा कि एग्जैक्टली ये जो 45,000 का पुट राइटर है वो कितने कन्विक्शन के साथ खड़ा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से होगा नहीं, उसका आउटस्टैंडिंग वाइज हार्डली आई थिंक 6 से 7 लाख के आसपास का होगा। खैर जब आ जाएगी तो दिखा देंगे। कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। एक बार आप लेके आइएगा, अभी कुछ देर पहले REC हर्षदा ने अच्छे से डिस्कशन किया था, PFC डे लो की तरफ ही बढ़ता हुआ, और कुछ काउंटर्स दिखते हैं जो कि इस वक्त डे लो की तरफ हैं। एक बार लेके आइए आप कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स ने इन सिंगल सेशन, एक सिंगल सेशन में सारे एवरेजेस तोड़े हैं। मानस ये अप्रैल 2023 के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वो दिन था 26 अक्टूबर का जब टच किया था, लेकिन सेटल नहीं हुआ था। आपके मुताबिक कहाँ जा रहा है अभी स्टॉक? देखिए 200 डे मूविंग एवरेज अगर स्टॉक का ब्रीच हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी समय के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 690-95 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर के तौर पे तो करंट लेवल्स पे भी आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 741 के रहेंगे और टारगेट 695 के रहेंगे।
फिन्स में एक अब ट्रेड आपकी स्क्रीन पर अंबर एंटरप्राइजेस पर एक फ्लैश आ रहा है कि साउथ कोरिया की कंपनी कोरिया सर्किट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। अब एग्जैक्टली करेंगे क्या उस MOU में वो जानना ज़रूरी है, लेकिन अंबर रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कुछ लाइमलाइट बटोर रहा है, करीब 2% के गेन्स आ रहे हैं इसमें। प्रशांत, कोई ट्रेड है क्या अंबर में? जी हर्षा जी, तो अंबर एंटरप्राइज में अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस पे आया है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो करंट प्राइस जो है ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 3800 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो अहम सपोर्ट है वो होगा 3750, जस्ट 1% नीचे 3750। और जो रेजिस्टेंस है तो वहां पे बिल्कुल हम ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं 3800 825। मेरी सलाह होगी जिनके पास भी पोजीशन है एग्जिस्टिंग, वो सिर्फ ट्रेल करें। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 3700 मैक्सिमम नीचे, और ये अगर ट्रिगर हो तो आप प्रॉफिट्स बांध के बाहर हो जाइए। एक बहुत अच्छी मूव आई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच होगा प्रॉफिट बांधना। फ्रेश बाय में यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब नहीं कहूंगा, और शॉर्टिंग नहीं, क्योंकि स्टॉक स्ट्रेंथ दिख के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करके प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एक होल्ड वाला ट्रेड है। अच्छा, अंबर ने दरअसल ये जो MOU किया है मैन्युफैक्चर करेंगे फ्लेक्स HDI सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट PCBs। भारत में दरअसल अपनी PCB मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को और मजबूत किया जाएगा बेसिकली इस पर्टिकुलर MOU के ज़रिए, और ये तीनों वर्टिकल्स में दरअसल काम आएंगे, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, EMS में, रेलवे सबसिस्टम्स और मोबिलिटी में जो इनके प्रोडक्ट्स PCBs लगते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर अंबर अपनी फैसिलिटीज़ और मजबूत करेगा। तो ये अपडेट अंबर के लिए आ रहा है। लेकिन कल देखिए एक बड़ा दिन है नंबर्स के लिहाज से। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, TVS, DLF और कई ऐसी कंपनियां हैं, इनफैक्ट 9 FNO स्टॉक्स है जिनके नंबर्स आएंगे। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या तैयारी कर रहा है मार्केट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन कंपनियों से। दीपाली और सुमित दोनों को जोड़ेंगे। पहले बात होगी टाटा स्टील की। सुमित, थोड़ी सी वीकनेस इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बार बार कंपनी ने रीइटरेट की है, कैसे रह सकते हैं नतीजे? पिछली बार तो याद ही होगा वो रिकॉर्ड घाटा का जो हेडलाइन नंबर आता है। इस बार भी ब्रोकर हाउसेस व्यूज दो पार्ट हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि मुनाफे से घाटे में आएगी, कुछ लोग मान रहे हैं घाटे से मुनाफे में आएगी। लेकिन टाटा स्टील के केस में आप हेडलाइन नंबर मत जाइएगा, चाहे जो भी आए, मुनाफा या घाटा, इसके बिटवीन द लाइन जो ऑपरेशनल नंबर है उन पर नज़र रखिएगा। तो मुनाफे फ्रंट पर, एबिटा फ्रंट पे करीब 22% बढ़त का अनुमान है। रेवेन्यू करीब फ्लैट रहेगा। मार्जिन हालांकि एक्सपैंड करेंगे, 8-8.5% के आसपास तिमाही के अंदर मार्जिन आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। घाटे से मुनाफे में आएगी, लेकिन ये दो पार्ट हैं। कुछ लोग 2500 करोड़ के घाटे के सामने एक 45 करोड़ या 25 करोड़ का मुनाफे की बातचीत कर रहे थे। इस क्वार्टर के अंदर जो तीन चीज़ें हैं, पहला बेस्ट एवर Q3 सेल्स की बातचीत है सीक्वेंशली, खासतौर से ऑटोमेटिव और स्पेशल प्रोडक्ट की तरफ से एक अच्छे नंबर आने की बात है। 8% के आसपास की बढ़त Q-on-Q बेसिस पर रहेगी। नीदरलैंड कारोबार बेटर पिकअप करेगा, इंडियन कारोबार बेटर पिकअप करेगा Q-on-Q बेसिस पे। टाटा स्टील UK, ये इनके लिए थोड़ा सा वीकनेस वाला पहले भी रहा है सेगमेंट, इस बार भी यहाँ पर वीकनेस आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। थोड़ी सी वीकनेस वहाँ पर देखने को मिलेगी। टाटा स्टील इंडिया का जो एबिटा पर टन है वो करीब 14,550 रुपये पर टन, और टाटा स्टील यूरोप का $180 पर टन, ये एबिटा पर टन का नंबर है जिनको आप जरूर नोट करके चल सकते हैं। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि घरेलू बाजार में प्राइसिंग बेटर की है इन्होंने, तो उसका एक इम्पैक्ट डोमेस्टिक नंबर्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन और जो इनपुट कॉस्ट कम हुई है उससे एबिटा पर टन थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अदरवाइज यूके के बिजनेस के ऊपर आप नजर रखेंगे और हेडलाइन मुनाफे के नंबर को आप अवॉइड करिए, ऑपरेशनल नंबर के ऊपर नजर रखिएगा। ऑपरेशनल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेडलाइन मुनाफे के नंबर पर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यूरोप के लॉसेस थे जिसने कंपनी को लास्ट टाइम भी ड्रैग किया था। टाटा स्टील, लेकिन शिल्पा जी चार्ट पर आज 3% कमजोरी दिखा तो रहा है, क्या किया जाए प्री नंबर्स? यहाँ पे अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है फॉर रिजल्ट, तो मेरे हिसाब से आप वेब सीरीज के 125 पुट पे जाइए, थोड़ा ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि प्रीमियम्स अभी प्राइस से रहेंगे तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी चाहिए। यहाँ पे 130 के नीचे डेफिनेटली स्टॉक और वीक हो जाएगा, जहाँ पे 125 इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, तो ये 5 रुपए का डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल टाटा स्टील पर एक ट्रेड है। टेक महिंद्रा, ये आई थिंक आखिरी बिग बॉय होगा जिसके नंबर्स का इंतजार बाजार कर रहा था।
क्या कह सकता है कंपनी का मैनेजमेंट? देखिए, टेक महिंद्रा के केस में इंटरेस्टिंग होंगे ये नंबर, क्योंकि टेक महिंद्रा में 2 क्वार्टर पहले से BFSI के कारोबार को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्फोसिस की बोर्ड से फेरबदल हुए थे, जिसके बाद से अब मतलब टेलीकॉम से डाइवर्सिफाई करके BFSI में एक्सपैंड करने के लिए। तो ये काम अब कितना हुआ है सुचारू रूप से, कैसी डील पाइपलाइन है, ये क्रूशियल है। लेकिन डॉलर रेवेन्यू करीब $154 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। मुनाफा 12,813 करोड़ रुपए, यानी फ्लैट दोनों ही रहने का अनुमान। इसके अलावा कंपनी के जो मुनाफा है वो करीब 600 करोड़ रुपए, 23% की बढ़त का अनुमान, और मार्जिन 5-5.5% रहने का अनुमान है, 4.5% के सामने। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पे इस बार जो अनुमान लगा के बाजार चल रहा है करीब -2.4% थी लास्ट क्वार्टर में। इस बार किस तरह से नंबर्स आते हैं ये पिकअप करेंगे हम। 1% के आसपास रहने का अनुमान, गिरने का अनुमान Q-on-Q बेसिस पर है। कॉमवीवा के नंबर, रिटेल BPO के नंबर्स कैसे रहते हैं, क्योंकि सीजनल पिकअप है। आज सुबह हम जेंसार से बातचीत भी कर रहे थे, उनका भी मानना है कि जो फर्लोज का इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में मेजरली देखने को मिला, शायद अगले क्वार्टर में थोड़ा सा रहे। तो ये कितना टेक महिंद्रा यहाँ पर और अगले क्वार्टर के अंदर आता हुआ देखेगा, वो भी एक क्रूशियल पार्ट रहेगा। मार्जिन थोड़े से प्रेशर रहें, क्योंकि इन्होंने थोड़ा जो इनका अनप्रॉफिटेबल बिजनेस था वहाँ से ये चेंज हुआ है, और क्योंकि नए CEO आए हैं, किस तरह की कमेंट्री रहती है, क्या डील पाइपलाइन है, एट्रिशन जो सब पूरी इंडस्ट्री में नीचे आया है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार कीनली नज़र रखेगा। लेकिन टेक महिंद्रा आउट परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल का, तो आप उसको भी ज़रा ध्यान में रख के ही इन नंबर्स को देखिएगा। ओके, तो ये टेक महिंद्रा की बात। अब देखते हैं कंपनी की तरफ से बयानबाजी कितनी बेहतर होती है, स्पेशली हाईटेक और रिटेल को लेकर और कम्युनिकेशंस को लेकर। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। पूरे टेक स्पेस में हमने देखा है कुछ रेजिलियंस थी, और आज सुबह में ये निफ्टी IT आउट परफॉर्म कर रहा था। मानस, अब ताज़ा तस्वीर क्या लग रही है? पहले तो निफ्टी IT की, और टेक महिंद्रा में क्या ट्रेड होगा? तो देखिए, निफ्टी IT की जहां तक बात है, अभी तक तो हमने सेलिंग प्रेशर नहीं देखा था, लेकिन पिछले करीब 1 घंटे में आप देखेंगे तो वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक एक बार ये इंडेक्स 36,300 के नीचे गया तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, और उस केस में 35,600 तक के भाव आपको निफ्टी IT इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल सकता है। जहां तक बात टेक महिंद्रा की है, देखिए यहाँ पर भी स्टॉक ने एक सपोर्ट बीच किया है इंटरडे चार्ट पे 1380 के नीचे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें 1335 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा 1381 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टेक महिंद्रा सेल, और याद रखिएगा इस बीच निफ्टी एट डे लो। तो जो मैं 2 बजे की कमेंट्री में अपने कह रहा था 21,000 की पॉसिबिलिटी बहुत है। ऑप्शन राइटर्स पे कोई कन्विक्शन नहीं है। 350 से 150 पॉइंट 2 बजे की कमेंट्री के बाद अभी ऑलमोस्ट जा चुके हैं, और हमने एक स्विंग लो 955 का तोड़ दिया है 4 दिन पहले का। अब अगर लॉजिकल है तो ओनली इट्स 21,000 एंड 21,080, 21,080। बहरहाल अब कुछ और नंबर्स के बारे में थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। नंबर्स कैसे रहेंगे बजाज ऑटो के, TVS मोटर्स की बातचीत करते हैं। दीपाली से इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। दीपाली, पहले बजाज ऑटो की बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये वो 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग इस क्वार्टर में दिया है। फर्स्ट बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के नंबर्स स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। प्रीमियम कैटेगरी में ट्रायम्फ की सक्सेस और साथ ही जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली है, बेटर वॉल्यूम ग्रोथ रही है फेस्टिव सीजन की वजह से, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसके कारण नंबर्स अच्छे रह सकते हैं इस तिमाही में। रेवेन्यू 27% बढ़कर आ सकता है बजाज ऑटो का, 1190 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है सालाना आधार पर। एबिटा में भी 32% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं मुनाफे में 33% की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है कंपनी, 1983 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, और ये 19.1% से बढ़कर 19.8% पर आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। दरअसल लो बेस का बेनिफिट मिला है, प्लस फेस्टिव सीजन की सेल्स काफी अच्छी रही हैं, जिसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो रही है इस तिमाही में वो 22% के आसपास रही है, क्योंकि डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में शार्प रिकवरी देखने को मिली है। जो टोटल वॉल्यूम्स हैं Q3 में वो 22% ग्रो हुए हैं। रियलाइजेशंस भी 6% से ज्यादा बढ़े हैं इस क्वार्टर में, और फेस्टिव सीजन का तो एक ट्रिगर रहा ही है। ग्लोबल मार्केट्स में भी रिकवरी दिखाई दी है, ऑल्दो अगर आप ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट ग्रोथ देखेंगे इस क्वार्टर में तो वो स्लाइटली घटी है 3% के आसपास, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे, पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स में रिकवरी के इंडिकेशन मिले हैं। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ अर्निंग्स बजाज ऑटो पोस्ट कर सकता है।
ओके तो ये है बजाज ऑटो, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ट्रायम्फ के। अगर आप देखें नंबर्स, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। दीपाली, ये टीवीएस मोटर्स के केस में क्या इस बार स्थिति लग रही है? टीवीएस मोटर्स के भी नंबर्स अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं। जो डोमेस्टिक टू व्हीलर वॉल्यूम्स हैं वहां पर शार्प ग्रोथ रही। इस क्वार्टर में वाई बेसिस पे 34% की ग्रोथ रही है और एक्सपोर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट कंपैरेटिवली बेटर साइड पर रहा है। वाई बेसिस पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट ग्रोथ 4% के आसपास रही है इस क्वार्टर में, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम देखें एक्सपोर्ट डोमेस्टिक दोनों मिलाकर तो 25% से ज़्यादा की ग्रोथ सालाना आधार पर रही है। तो अच्छे वॉल्यूम्स की वजह से ही नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 25% ग्रो हो सकता है, 8,188 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा वाई बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। एबिटा में 40% की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है टीवीएस मोटर्स और ये 659 करोड़ से बढ़कर 928 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है। पैट में 53% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये 353 करोड़ से बढ़कर 539 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 50 बेसिस पॉइंट का एक स्लाइट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दरअसल रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी थोड़ा अपटिक देखने को मिला है टीवीएस मोटर्स के लिए, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज का भी बेनिफिट आया है, तो इसीलिए जो मार्जिन है वो 11.3% पर रहने की एक्सपेक्टेशंस है वर्सेस 10.1% वाई बेसिस। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स टीवीएस मोटर्स से भी एक्सपेक्टेड हैं। ओके शुक्रिया दीपाली इस पूरी चर्चा के लिए, टीवीएस के और साथ ही साथ बजाज ऑटो के नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इस बीच बाजार की इस दुविधा के बीच में अगर आपको कुछ अच्छा सुनना है तो हमारे साथ इस पूरी मंत्रणा में इस वक्त शामिल हो रहे हैं बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री आनंद टंडन। आनंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और ये पिछले 10 दिन जब से अर्निंग्स सीजन स्टार्ट हुआ है सर, बड़े उठापटक रही है। इन्फोसिस ने, टीसीएस ने हमें यकायक एक ऐसे जोन में पहुंचा दिया जो कि ऑल टाइम था, ऑलमोस्ट 22,100-22,200, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ने अब लगभग वहाँ से 1000 पॉइंट रिट्रेस कर दिए हैं। पहले बात करते हैं बैंकों की सर। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ने जो इस बार किया उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या जिस प्रकार के फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक ने एनआईएम शो किए हैं वो उस पर बाजार अभी और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड में रिएक्शन देगा, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि एचडीएफसी में एक मर्जर हुआ और उसके कारण उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था थोड़ा सा बढ़ गया था। जिस तरह का क्रेडिट ग्रोथ हम देख रहे हैं पूरे बाजार में, ऑब्वियसली बहुत सालों के बाद इस तरह का स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, और इस वक्त जो है क्योंकि बाजार भी अच्छा कर रहा है इसके कारण डिपॉजिट ग्रोथ उतनी ऊपर नहीं जा रहे हैं और उसके लिए उनको हर बैंक को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो रही बात जहां तक वैल्यूएशन की, एचडीएफसी बैंक इस वक्त जो है करीब ऐसे वैल्यूएशन पे है जो शायद आपने कई सालों से नहीं देखा हो, और उसकी ग्रोथ में जो है अगर जो संभावना है कि थोड़ी सी स्लो होनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक स्लो होगा, उसके पश्चात वो कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20% का जो है इंडिया का ग्रोथ उनके कारण ही आएगा। तो डिपॉजिट में जितना ग्रोथ आएगा वो करीब 15% शायद एचडीएफसी को ही लेके चला जाएगा। तो उसका साइज और बाकी बैंक के साइजों में बहुत फर्क हो जाता है। मेरा मानना ये है कि अभी फिलहाल गिरावट है, और जब गिरावट रहेगी उस समय किसी को जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब स्टेबिलिटी आती है तो उस वक्त एचडीएफसी जैसा बैंक आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल सकता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन काफी सस्ते हो चुके हैं कंपेयर टू इट्स ओन हिस्ट्री और कंपेयर टू बाकी जो इंडस्ट्री जिस पे ट्रेड कर रही है, और उससे ज्यादा जितने स्मॉल बैंक्स हैं वो कहीं ज्यादा महंगे नजर आ रहे हैं। तो ये रही बात एचडीएफसी बैंक की। अब आप ये समझिए कि अगर एचडीएफसी को प्रॉब्लम हो रही है डिपॉजिट रेज करने में तो बाकी बैंक का क्या हाल होगा। तो भले ही अभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं कुछ बैंकों के और उसमें ग्रोथ भी आ चुकी है डिपॉजिट और एनआईएम में, बट मेरा मानना यह है कि एनआईएम के बेस्ट मार्जिन ऑलरेडी आप देख चुके हैं और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्वीज ही नजर आएगा। सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से ब्याज की दरें कम होंगी। मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ा और धैर्य रखना। ओके चलिए, एक बहुत अच्छा मत अपने आनंद जी रखा है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को लेकर। अच्छा सर, पहले प्रमुखता में दो सेक्टर्स पे आपसे बातचीत करना चाह रहा था, जो बैंकों ने किया और एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप में जो करा, और सर आईटी के नंबर्स आपको कैसे लगे? आज हालांकि निफ्टी आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन ओवरऑल पोस्ट दीज नंबर्स लार्ज कैप आईटी ने अच्छा मूव दिया, मिड कैप आईटी पहले से स्ट्रॉन्ग था,
आईटी अपने इस आई मीन जो अपस्विंग में को कंटिन्यू करे, इस बात की पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है सर? देखिए आईटी में नंबर्स जो हैं ग्रोथ की अच्छे नहीं आए। स्टॉक प्राइस डेफिनेटली बहुत दिनों के बाद बढ़ा है और इसके कारण क्योंकि वो अंडर ओन सेक्टर था, पिछले 1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था। और इस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि अगला शेयर क्या हो सकता है, इसलिए कुछ हद तक आपने उसमें खरीदारी देखी है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो आप ये देखिए कि कंपनी जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो 20 से 30 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रही है और उसमें भी कोई ग्रोथ की कमी नहीं आ रही है। और गूगल जैसी कंपनी ने अभी फिर से काफी लोगों को ले ऑफ किया। तो अगर ये हाल आपके पेरेंट मार्केट में है तो यहाँ पर जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो सकती। कुछ एक दो कंपनियां जरूर हैं जहाँ पे ग्रोथ की संभावना शायद बेटर हो, स्पेशली स्मॉलर कंपनी। परसिस्टेंट के नंबर काफी अच्छे आए थे और ग्रोथ भी शायद यहाँ से बरकरार रहेगी। लेकिन उसके बावजूद जो आप वैल्यूएशन दे रहे हैं वो 40-50 टाइम्स पीई पे आप इन कंपनियों को ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको 30 टाइम्स पे माइक्रोसॉफ्ट मिलता है तो वो क्यों आप नहीं देखें। इस वक्त वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे नहीं है किसी भी क्षेत्र में ज्यादातर, और आईटी में स्पेसिफिकली आपको ग्रोथ भले ही इस साल शायद थोड़ी सी बेहतर आए टुवर्ड्स द लैटर हाफ, बट अभी फिलहाल जो इस महीने का इस क्वार्टर का इंडिकेशन है, यानी कि जो अभी कंपनियों ने रिजल्ट जो डिक्लेयर किया वो यही कहा है कि और भी स्क्वीज हो गया है टर्म्स ऑफ गाइडेंस। तो कोई 1-2%, 1.5% की अगर बढ़त क्वार्टरली आप ग्रोथ अज्यूम करके चल रहे हैं तो ओवरऑल ग्रोथ सिंगल डिजिट से ज्यादा कैसे आ सकती है? आपने इनफैक्ट एक चीज कही कि आपको किसी भी क्षेत्र में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। आनंद, इस समय फिर आप मार्केट में क्या कैश पर बैठे हैं? अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो किन पॉकेट्स में है? देखिए इस वक्त अगर वैल्यूएशन देखना है तो जैसे मैं कह रहा था कि जहाँ पे ज्यादा गिरावट आ गई है वहीं पे आप देख सकते हैं। अब गिरावट आई है जैसे बैंकिंग क्षेत्र में, लेकिन इस वक्त आपको बैंकिंग क्षेत्र में ये भी समझ के चलना है कि ग्रोथ जो है वो भी स्लो हो रही है। तो कुछ हद तक मार्केट जो है आपको संकेत दे रहा है कि ओवरऑल ग्रोथ कम हो रही है। कंज्यूमर में आपने देखा नंबर्स जितने आए हैं उसमें काफी कम बढ़त नजर आई है। तो अगर बेसिक कंजम्पशन डिमांड नहीं बढ़ रही है तो आपके पास एक ही क्षेत्र बच गया, और बाकी साथ में आपको एक्सपोर्ट सर्विसेज भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। तो आपके पास बचा डोमेस्टिक सर्विसेज ग्रोथ और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। फिलहाल क्योंकि आपके पास कैपेक्स साइकिल बहुत तगड़ा है और गवर्नमेंट ने काफी सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखना शुरू करें तो थर्ड क्वार्टर में अभी जो खत्म हुआ है क्वार्टर, उसमें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेंड में गवर्नमेंट का स्लो डाउन शुरू हो चुका है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड गवर्नमेंट का स्लो होगा तो यहाँ से इंक्रीमेंटली ऑर्डर बुक जो भी होगा फाइनली कंपनी को एग्जीक्यूट करके उसको खत्म करना है। अगर वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट, इसी के कारण वो गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपके पास 3 गुना भी ऑर्डर बुक हो जाए लेकिन आपका एग्जीक्यूशन रेट वही रहा तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ ऑर्डर बुक के हिसाब से नहीं चलेंगी। तो ओवरऑल अगर कोई क्षेत्र जो है थोड़ा सा सस्ता लगता है वो रिलेटिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा क्योंकि रुझान बाजार का मंदी की तरफ है, रुकना चाहिए। अच्छा एंट्री पॉइंट शायद आपको मिलेगा। आनंद, लार्जली कंसिडरिंग अब हम वो बड़े पॉलिटिकल इवेंट की तरफ बढ़ेंगे और अब तक वो कैपेक्स वाले प्लेस, वो रोड इंफ्रा वाले प्लेस, वो रेलवे वाले प्लेस में भरपूर लोगों ने कमाई की है। कुछ नई आइडिया आ रही है क्या जो जहन में रखनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? अगर ब्रॉड मार्केट का गिरता है तो सारी कंपनियां गिरती हैं। उसके बावजूद अगर आपको देखना है कि कहाँ पे ग्रोथ हो सकती है तो आपको बड़ा ट्रेंड देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रिन्यूएबल्स में पैसे डाले, गैस का डिमांड बढ़ाए। तो गैस की पाइपलाइन कंपनियां जो हैं वहां पर शायद इस वक्त जो है डिमांड आपको काफी अच्छी लग जाएगी और शायद उतना वहां पे बढ़त नहीं आई। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट हम कह रहे हैं ऐसे माइक्रो क्षेत्र शायद आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बाजार इस माहौल में है, कोई भी आप इस वक्त निवेश करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा बाजार में रहने के लिए ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें और ट्रेड ना करें। ट्रेडिंग के लिए अगर किसी को करना है तो इस वक्त लाइट रहना बेटर।
को थोड़ा सा लाइट रहने की जरूरत है। अच्छा, फार्मा कंपनियों में हमने सिप्ला के नंबर्स देखे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग रही है। सिप्ला के नतीजे देख फिर सन फार्मा में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी, लेकिन मैं कुछ देर पहले ग्रैन्यूल्स के नंबर देख रही थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हाउएवर यूएस रेवेन्यू 5% घटा है। क्या ये एक थोड़ी सी सेविंग ग्रेस रह सकती है अर्निंग सीजन में इस बारी फार्मा कंपनियां? शायद रह सकती है, क्योंकि फार्मा में जहां तक यूएस का सवाल है वहां पर कंसोलिडेशन हो चुका है, प्राइसेस थोड़े से बेटर हो रहे हैं और कई कंपनियों ने जो मार्जिनल प्रोडक्ट थे जहां पर कंपटीशन ज्यादा था वहां निकल गए। ग्रैन्यूल्स जैसी कंपनी फॉर एग्जांपल, तो उनके प्रोडक्ट कम है लेकिन उनका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत लो लेवल से चलता है, इसके कारण वो अपना मार्जिन संभाल सकते हैं। इसी तरह से जो भी कंपनियां एपीआई एक्सपोर्ट कर रही हैं वो शायद इस तिमाही के रिजल्ट में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। ये भी एक क्षेत्र है जहां पर उतनी बढ़त नहीं आई है, लेकिन अगर आप ये देखें तो अभी तक बाजार खाली डोमेस्टिक कंपनियों पे फेवर कर रहा था, जहां पर डोमेस्टिक ग्रोथ ये समझ के चल रहे थे कि 10 से 13% की बढ़त आपको सेल्स में आ ही रही है, क्योंकि वो उतना साइज मार्केट में ग्रोथ आ रही है। तो वो लेके लोग चल रहे थे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ठीक नहीं कर रहा था। ग्लोबल मार्केट शायद संभल गया है, तो इस वक्त जो है शायद एपीआई कंपनियों में आपको कुछ हद तक ऊपर रुझान नजर आएगा। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। चलिए, इस बीच बाजार का हाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते। कोई बदलाव नहीं, 324 अंकों की गिरावट। हाँ, जो ऐसा डर लग रहा था कि हम शायद 21,200 को भी आज टेस्ट करेंगे, थोड़ा संभला है। 21,250 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में 1600 अंकों का नुकसान लगभग इंट्राडे में आया था, 1540 पॉइंट नीचे है और 1000 पॉइंट की गिरावट पर निफ्टी बैंक है। यतिन को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि आज डीलिंग रूम में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर हुई है। बताइए यतिन। तो हर्षदा, देखिए, कुछ महीनों पहले एक सेबी का सर्कुलर आया था और एफपीआईज के बारे में और उनके केवाईसी के बारे में डिटेल्स दी गई थी, कैसे कंप्लायंस करना है और किसी एक प्रकार के ग्रुप में अगर 50% से ज़्यादा एयूएम हो तो वो डिस्क्लोजर्स ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किए थे। तो बाजार में ये मानना ये है कि थोड़ी बहुत सेलिंग उसके रिलेटेड है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेबी के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई पैनिक इसकी वजह से नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये एफपीआई के सर्कुलर की वजह से थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है सेंटिमेंटली। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले बीएचईएल और पीएसयू स्टॉक्स में पर्टिकुलरली अब डीलर्स को लगने लगा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने का मूड बन रहा है। तो बीएचईएल ये एक स्टॉक है जहाँ एसटीबीटी की रणनीति डीलर सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। उनको लगता है यहाँ से भी 5-7 रुपये 10 रुपये तक का डाउनसाइड रह सकता है और इसीलिए यहाँ वो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। आज की अगर आप एफएनओ डेटा देख लें तो थोड़ा अनवाइंडिंग हो रहा है लॉन्ग साइड पे। और दूसरा जो स्टॉक डीलर्स को पसंद आ रहा है वो है ग्रैन्यूल्स। बीएचईएल में बिकवाली की सलाह है और ग्रैन्यूल्स में खरीदारी की सलाह है, क्योंकि फार्मा में डीलर्स को लगता है कि ये एक सेफ स्टॉक है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। स्टॉक ऊपर के लेवल पे थोड़ा टिक नहीं पाया आज के सत्र में, लेकिन डीलर्स को लगता है कि यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए और उनको 435 से लेके 450 का पोजिशनल टारगेट से बहुत सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और फार्मा ऐसे भी डीलर्स को थोड़ा बहुत सेफ दिखाई पड़ रहा है। जी, दर्द में दवा ही काम आती है यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डीलर्स के मुताबिक फार्मा सेफ प्लेस टू हाइड। बहरहाल एक बार रणनीति पे आते हैं। देखिए, अब इस प्राइस, देखिए कारण कुछ भी हो, प्राइस है, कहीं से भी आया हो, कोई भी हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेटअप के बीच में। अच्छा, एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखूँ मैं यहाँ पे, क्या है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए इस वक्त मेरी स्क्रीन पर, परसों का सेशन स्ट्रॉन्ग था, कल का सेशन ठीक ठाक था। एक सेकंड, मेरे आई थिंक कोड्स नहीं आ रहे, बट लास्ट 2 क्लोज यूएस के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके बावजूद ये हमारा कोलैप्स। अब इस कोलैप्स में एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा 20 डे में चला गया निफ्टी पे। पहले निफ्टी पे आते हैं, स्क्रीन पे रखिएगा। निफ्टी पे 20 डे में चला गया हमारा 18 जनवरी का स्विंग लो। 21,080 पे आपका 50 डे में प्लेस्ड है और 21,000 पे पुट राइटर है। अपने अगर 2 बजे की कमेंट्री के बाद भी 21,350 पे भी शॉर्ट किया तो आपको करीब 150 पॉइंट मिले। बट अगर आप पोजिशनली कैरी करना चाहते हैं तो ये ट्रेड है शॉर्ट के लिए पर्याप्त, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अब फाइनली वो फ्लैग टूट चुका है, और मतलब फ्लैग भी टूट चुका है और गैप भी अब फिल हो रहा है, स्पेशली गैप फिल हो रहा है और ऑप्शन डेटा सपोर्टिव है शॉर्ट के, याद रखिएगा। बीटीएससी ट्रेड ले लेते हैं बहुत जल्दबाजी में, फटाफट एक बार ये ट्रेड्स ले लेते हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए?
तो देखिए कल के लिए टीवीएस मोटर्स पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कुछ सपोर्ट्स ब्रीच किए हैं। आई थिंक स्टॉक करेक्ट होकर अपने 50-डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1982 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 2001 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1950 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में। ओके, शिल्पा जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी मेरा रहेगा सेल। मुझे नवीन फ्लोरिन में सेल मुझे लग रहा है नवीन फ्लोरिन यहाँ पे 3300 के नीचे भी जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 3370 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है नवीन फ्लोरिन में एक अच्छा सेल है फॉर टारगेट्स ऑफ 3280। नवीन फ्लोरिन भी है सेल, टीवीएस मोटर भी है सेल। अमित आपका ट्रेड? फेडरल बैंक में एक सेल ट्रेड है। फेडरल बैंक ने आज अपना 200 डेमा भी ब्रेक कर दिया। इसका नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 133 134 के आसपास आता है। तो जिस हिसाब से बिकवाली और जिस हिसाब से कैंडल है, मुझे लगता है वहां तक के टारगेट्स पॉसिबल है। फेडरल बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 143, टारगेट ऑफ 135। 135 तक फिसल सकता है। श्रीकांत, मंदी का ही ट्रेड है क्या? आप शायद म्यूट पर हैं। तो मार्केट्स में मुझे लग रहा है कि वैसे काफी सारे स्टॉक डाउन या इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर कुछ कोई लॉन्ग ट्रेड की अगर कुछ करनी है तो मुझे लगता है बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हमें लगता है कि एक कुछ हम सेफ पोजीशंस या तो सेफ साइड पे कोई लॉन्ग पोजीशंस लेके जा सकते हैं। 7100 का जो कॉल है बजाज ऑटो का, जो तकरीबन 165 के करीब ट्रेड कर रहा है, हम उसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे एट 100 रुपीज और टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 300 रुपीज का। तो बजाज ऑटो के 7100 के कॉल ऑप्शंस को खरीदने की बीटीएसटी की राय रहेगी। बजाज ऑटो की 7100 की कॉल, याद रखिएगा नंबर्स ड्यू हैं इसके। अभी दीपाली से हम कुछ देर पहले नंबर्स डिस्कस कर रहे थे। प्रशांत आपका ट्रेड? वीरू जी मुझे एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है लालपात लैब्स में, और यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 2375 पे ट्रेड कर रहे हैं। 2405 2405 का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से जो टारगेट रखेंगे वो 2300 का होगा। तो लाल पैथलैब्स भी एक सेल साइड का ट्रेड, तो एक ही तेजी वाला ट्रेड आया बजाज ऑटो और नंबर्स कल आएंगे। एक और स्टॉक जो आपके रेडार पर होना चाहिए वो है एक्सिस बैंक। लेकर आते हैं स्टॉक को स्क्रीन पर। 3.25% नीचे, और मैं एक्सिस का जिक्र इसीलिए कर रही हूँ इस समय क्योंकि एक्सिस बाजार बंद होने के बाद ही अपने नतीजे पेश करेगा, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के मार्जिन्स में कुछ दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी मार्जिन्स क्या हाल है हम सब जानते हैं। कोटक के मार्जिन्स फ्लैट थे, इंडसइंड के मार्जिन्स में भी हमने ज़्यादा कुछ बदलाव देखा नहीं। एक्सिस क्या पेश करेगा उसका इंतजार है। अनुमान ये है कि साल दर साल थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूव होगा, 3.96% से 4.11% के आसपास आएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, भले ही कुछ ना हो। मुनाफा 6072 करोड़ का, ब्याज से आए 12,546 करोड़ की। वीरू, पोजीशंस किस तरह से मार्क की गई हैं इसमें, स्पेशली फ्यूचर्स में क्या हाल है, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। हर्षदा, थोड़ा डर तो लग रहा है। आज इसने एक कैंडल रिवर्सल दिया है हर्षदा टेक्निकली, बट इसमें कोई राय नहीं है कि अभी रेंज ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मतलब बैंक निफ्टी और किसी भी अन्य स्टॉक फ्यूचर की तुलना में इसकी प्लेसमेंट अभी भी स्ट्रांग है। इसमें एक वर्टिकल राइज था 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में, और उसका लोअर एज और उसका जो बेस है वो आता है 1080 से लेके करीब करीब 1062 के बीच में। आज की तरह डायरेक्टर साहब इसका ओआई लेके आइएगा। आज इसमें 1100, 1120 और हल्की सी ऊपर की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग हुई है। अगर मैं कुछ देर पहले जब इसका स्टेट्स देख रहा था और पिरामिड्स जब देख रहा था मैं इसके, और नीचे 1000, 1050 और 1060 तक की पुट्स में भी अभी भी अच्छा खासा ओआई खड़ा है। डॉक्टर साहब जरा फ्यूचर्स का ओआई रख दीजिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार। और फ्यूचर्स में आज भी करीब करीब यहाँ पे 15 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ है, यानी हायर लेवल से 1120, 1100 की ट्रैजेक्टरी से इसमें शॉर्टिंग हुई है जहाँ पे कॉलाइटस है। मेरे ख्याल से हर्षदा अगर कल पोस्ट नंबर्स ये किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 1060 अगर तोड़ता है 50 डे तो ही पेन होगा, अदरवाइज कल के सेशन को एक्सिस बैंक बचा के ले जाएगा। बट एंटायरली आई थिंक वो डिपेंड करेगा कि ये किस प्रकार के एनआईएम्स देते हैं हर्षदा। लेकिन अगर
रेस्ट ऑफ बैंक्स के प्रेशर में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 1060, 1050 तोड़ता है, पुट राइटर्स का जोन तोड़ता है और 50 डेमा तोड़ता है, देन एक ब्रीच होगा एवरेजेस का भी और टेक्निकल बेस का भी। हर्षदा, ओवर टू यू। तो क्लियरली चैलेंजिंग पॉइंट पर हम एक्सिस बैंक को छोड़ेंगे आज। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। अच्छा, बैन में जाने की तैयारी बंधन, ग्रैन्यूल्स, जीएमआर इंफ्रा, जेएनएफसी और इंडस टावर कर रहे हैं। वो डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बैन से बाहर निकल सकता है जी एंटरटेनमेंट, जहां पर पोजीशंस कूल ऑफ हुई हैं, लेकिन कल अगर बैन से निकलेगा और फिर और बिकवाली आ गई तो शायद वो बैन में वापस भी जाएगा। और बाकी के ABFRL, डेल्टा कॉप, पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स हैं जो अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। चलिए मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुरुआत धमाके के साथ हुई थी, बहुत ही बढ़िया सत्र दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है वहाँ वैसे वैसे तेज़ी कम हुई है और गिरावट बढ़ी है। 315 अंकों के नुकसान पर निफ्टी 50, 1.5% का नुकसान। उधर निफ्टी बैंक आज 2.25% करेक्ट कर चुका है। पूरे 1000 पॉइंट की गिरावट पर हम जाकर टिकेंगे। 1440 अंकों की गिरावट पर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप्स में भी दबाव देखने को मिला। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी का दिन था, तो वो इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएगा और वहां पर भी आप देखिएगा तो पेन था ही, करीब 1.5% का नुकसान। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव रहा है। आज गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। सेक्टोरली कहां प्रेशर था? एक तो बैंकिंग काउंटर्स थे, निजी बैंक, PSU बैंक, दोनों में आज दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। वो इंडाइसेस वीक है, PSU इंडेक्स तो करीब 4% टूटा है। निफ्टी बैंक का हाल हमने देखा क्या रहा। आज रियल्टी कंपनियों में करेक्शन, क्योंकि ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स बेहद खराब थे तो वहां से भी दबाव बनता दिखाई दिया। इनफैक्ट आप देखिए ओबरॉय रियल्टी आज का बड़ा एक्सीडेंट। अब देखिए जी एंटरटेनमेंट, यहाँ तो समझ ही गया था मार्केट जैसी वो खबर आई थी कि जी सोनी का सौदा रद्द हो चुका है। स्टॉक 30% के नुकसान पर, बिगेस्ट फॉल ऑफ इट्स लाइफ टाइम स्टॉक ने दिखाया है। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमने देखा नंबर्स के बाद ICICI बैंक खुला मजबूती के साथ, लेकिन यहाँ पर जितनी एक्सूबरेंस सुबह में थी, बाजार बंद होते होते सिर्फ 2% के ही गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। लेकर आते हैं आपके लिए वो पूरा हीट मैप, आपको एक अंदाजा लगेगा कि पेन कितना है। आज दरअसल क्लोजिंग पर स्क्रीन पूरी उलट चुकी है। जब हम खुले थे तब सारे तेजी वाले काउंटर्स थे एक लाइन को छोड़कर, अब सारे मंदी वाले काउंटर्स हैं एक लाइन को छोड़कर। सिप्ला का सहारा अच्छे नंबर्स पर भागा, वो सन फार्मा उसके पीछे तेजी में रहा। भारती में 3% का इजाफा। डॉक्टर रेड्डीज भी सिप्ला सन का साथ देता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो थोड़े से पॉजिटिव साइड पर रहे। लेकिन दबाव कहाँ आया? टेक्नोलॉजी कंपनियों में वीकनेस देखने को मिली। ज्यादा क्रैक्स नहीं है, लेकिन हल्की मुनाफा वसूली TCS, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में साफ देखने को मिली है। प्रेशर कहाँ पर था? ITC नियरली 2% का करेक्शन दिखाता हुआ, 2% पूरा टूटा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। LNT में हमने देखा आज 2-2.25% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं आप देखिएगा इंडसइंड बैंक 6% के नुकसान पर। कोल इंडिया, SBI लाइफ, ONGC, अदानी पोर्ट, SBI जैसे काउंटर्स में दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट टॉप लूजर इंडसइंड बैंक रहा है और यहाँ पर कुछ बाजार के जानकार वो जी के साथ तार जोड़ रहे हैं। तो इधर भी हमने देखा अच्छा खासा बिकवाली का दबाव। HUL जैसे काउंटर्स पूरी तरह से आज बिखरता हुआ मार्केट, और ये अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बाजार में आती हुई दिखाई दी है, बिना किसी नेगेटिव क्यू के इंटरनेशनल मार्केट से। चलिए लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट, अगर वो तैयार है। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला, और देखिए स्टॉक्स तेजी में अडवाणी, बोरोसिल, इरडा और कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट साइड का ट्रेड था। ये नीरज ने इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। आशीष ने पकड़ा था जी एंटरटेनमेंट, वहाँ पर तो 30% की गिरावट रही। सिप्ला परसिस्टेंट तेजी में थे नंबर्स के बल पर, और जेंसार गिरावट में था नंबर्स के बल पर। ये है आज की चाल, एक बेहद कमज़ोर सत्र। सेल साइड की पोजीशंस अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली हैं। और वीरू मैं देख रही थी यूरोप से तस्वीर ज़्यादा कुछ ग्रेट है नहीं, और डाउ नैस्डैक भी एकदम फ्लैट है। बिल्कुल, मंगल की महिमा कुछ काम न आई। 21,500 भी गया हर्षदा आज, और बैंक निफ्टी पे 46,000 भी गया, गैप भी टूट गया। खैर ठीक है, आज पर हर्षदा जो सेकेंड हाफ था, इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज, स्पेशली जिस प्रकार का US मार्केट का बिहेवियर है उसको देखने के बाद। खैर ये आज की सेलिंग एक बार फिर से याद रखिएगा, कंप्लीटली FIs की सेलिंग है। क्या कहते हैं आंकड़े, स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब कुछ समीकरण और संकेत लेकर कल सुबह हर्षदा, मैं, अनुज और नीरज जी और आशीष फिर हाजिर होंगे। और एक मेरे से गलती हो गई थी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, याद रखिएगा, इट्स मंथली वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपायरी दोनों की दोनों शेड्यूल्ड हैं।
थर्सडे को। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए